एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। ये पहले यूनिट का लास्ट चैप्टर भी है। आई नो तुम लोग बहुत समय से मांग रहे थे वीडियो, लेकिन अब फाइनली आ गया है और इसका एक सही सीक्वेंस भी है पढ़ने का। यानी कि पहले आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा उसका वीडियो डला हुआ है, जाकर देख लेना। दूसरा आपको देखना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि एनएफआई क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में देखने से पहले पता होनी चाहिए, तो उसको देखिएगा। तीसरा है आपके पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वहां पर आप ये समझते हो कि अगर आपको जीडीपी की वैल्यू दी गई है तो आप उसे नेशनल इनकम की वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हो, मैंने वहां पे सिखाया है। तो ये कुछ टुकड़ों में सीखा जाता है, एक वीडियो में करना बहुत लंबा वीडियो बनता है, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट बना चुके हैं। नाउ वी कम टू द 4th पार्ट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द होल इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ये ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इकोनॉमिक्स का पेपर बने और इससे क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। तो इस चैप्टर को पढ़कर ही जाना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इस वीडियो को मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझा दूंगा कि तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी और तुम्हें नेशनल इनकम में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। बस ये सही सीक्वेंस में देख लेना, ठीक है। चलो जी चालू करते हैं। चलिए जी, अब सीखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या सीखा था। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यह समझा था कि कहने को तो 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम सिर्फ 2 ही सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड से लोग जाते हैं काम करने बिजनेसेस में, प्रोडक्शन करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्शन करने के बदले में चंद इनको सैलरी मिलती है। सैलरी जैसी आती है, पैसा आता है इनके पास, ये खर्चा करते हैं और जो सामान इन्होंने बनाया होता है उसी को ये वापस घर ले आते हैं। ये एक प्रोसेस हमारे इकोनॉमी में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर हमारी सरकार ने अगर 100 करोड़ रुपए प्रिंट किया है 100 करोड़ रुपए, तो इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा होगा? सर 100 करोड़ रुपए के नोट है तो 100 करोड़ ही घूम रहे होंगे। यानी कि जो लोगों ने काम किया, प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्ट्स कितने के बने होंगे? सर वो 100 करोड़ रुपए की वैल्यू के बने होंगे। मतलब आपने एक प्रोडक्शन किया तो वो 100 करोड़ रुपए की वैल्यू का होगा। आपकी मेहनत 100 करोड़ की है, तो इनकम कितनी रिसीव करोगे? इनकम भी सर 100 ही करोड़ की होगी ना सर। जब आपने 100 करोड़ का काम किया है तो 100 ही करोड़ की इनकम होगी। लेकिन आपके पास जब अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ गए हैं तो आप खर्चा कितना करोगे? सर खर्चा भी 100 ही करोड़ करेंगे। यानी कि आप खर्चा ले लीजिए, आप इनकम ले लीजिए, या आप आउटपुट ले लीजिए, तीनों का तीनों सेम ही होता है। फ्लो क्योंकि सेम है, 100 करोड़ रुपए घूम रहे इकोनॉमी में। इसी से एक अच्छा ऑब्जर्वेशन ये मिलता है, ऐसे तो नेशनल इनकम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है निकालना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। लेकिन अब आपको ये 3 चीजें समझ आ गई होंगी कि हमारे पास ये 3 मेथड क्यों होते हैं। आप नेशनल इनकम आउटपुट से भी निकाल सकते हो, आपके खर्चों से भी निकाल सकते हो, और इनकम से तो निकाल ही सकते हो दोस्त, ठीक है बेटा। तो वी हैव 3 फॉर्मूलाज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि आउटपुट निकाल लेना, इनकम मेथड, इनकम से निकाल सकते हो, या कि खर्चे से भी निकाल सकते हो। किसी का खर्चा किसी की इनकम होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनएसएसओ के बारे में जान लीजिए कि हमारे देश में नेशनल इनकम निकालने का जिम्मा जिन्हें दिया गया है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो 1 मार्कर में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीधा हमारे पहले वाले मेथड पे ही चलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। देखो आपने देखा होगा गरीबी के वो दिनों में जहां पे 3 दोस्त होते हैं और एक समोसा खाना चाहते हैं 10 रुपए का, तो सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। एक के जेब से 3 रुपए निकलेंगे, एक के जेब से 2 रुपए निकालेंगे, तुम 5 रुपए निकाल के दोगे, 10 रुपए बन जाएंगे। फिर भैया सब लोग कंट्रीब्यूट करके एक समोसा खाएंगे। इससे कहते हैं एक कंट्रीब्यूशन। यानी कि हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर भी होता है और टर्शरी सेक्टर भी होता है। तो ये बताता है प्रोडक्शन के बारे में, आउटपुट के बारे में, कि आपने कितना वैल्यू ऐड किया, कितना प्रोडक्शन किया, कितना अपने स्किल्स को ऐसा बनाया या ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस किया जिससे कि दूसरों को फायदा मिले। तो प्राइमरी सेक्टर अपना काम करता है एग्रीकल्चर के साथ, डेयरी फार्मिंग के साथ, फिशरीज के साथ। सेकेंडरी सेक्टर अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है प्रोडक्ट्स बना के सर्विसेज देकर, और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज देकर अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है। तो ले दे के आप ये समझ सकते हो, इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो मैं एक जीडीपी पर आ सकता हूं कि मेरा जीडीपी क्या है,
कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना बनाया, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना बनाया, टर्शरी सेक्टर ने कितना बनाया, तीनों को अगर जोड़ लूं तो मुझे जीडीपी मिल जाएगा। जीडीपी यानी कि मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना सामान और कितनी सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू की बना दी, इसे हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी से नेशनल इनकम निकालना तो तुम जानते ही हो, ठीक है बेटा। चलो जी, अब ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट शोज द कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट द प्रोडक्शन प्रोसेस when value added by each and every individual firm is summed up, we get the national income। कि किसने कितना बनाया, हम सब उसको अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाती है नेशनल इनकम बेटा, ठीक है। जैसे कि अदिति ही शीतल है, शीतल ही मुन्नी है, मुन्नी ही निशा है, उसी प्रकार वैल्यू एडेड मेथड को भी हम 3-4 नामों से जानते हैं, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। ये आपको नाम अगर कोई भी आ जाए तो आपको समझना है वैल्यू एडेड मेथड ही है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। होता क्या है, आपने कितना वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी में, हम उसको चेक कर रहे होते हैं। और इससे मैं आपको एक पुराना लॉजिक भी रिलेट करवाऊंगा। देखो, एक अम्मा है जो कि खेती करती हैं और गेहूं उगाती हैं। इन्होंने सोचा मैं गेहूं उगाकर उसका आटा बनाती हूं और आटा बेचती हूं, है ना। तो इन्होंने कुछ गेहूं का उगाना, उसका आटा बनाना, ये कुछ ऐसी सर्विस दी है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस किया है जिससे कि उन्होंने इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन किया, वैल्यू ऐड करी। तो देखो, अगर इन्होंने आटा बनाकर एक बेकर को, जो कि भैया हमारे ब्रेड बनाते हैं, बन्स बनाते हैं, बर्गर के बन्स होते हैं या केक बनाते हैं, उनको आटे की जरूरत बहुत होती है। तो इन्होंने आटा बनाया और 20 रुपए का आटा इन्होंने बेकर को दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने कितने की वैल्यू ऐड करी, इन्होंने 20 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी। अब मुझे एक बात बताइए, ये आटे की कॉस्ट मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट की वैल्यू क्या है बेटा, 20 रुपए, आटे की वैल्यू तो 20 रुपए थी, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, बेकर को रॉ मटेरियल की तरह आटा लगता है, उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए तो रॉ मटेरियल है। अब आटे का करेगा क्या, वो इसको एक बन में कन्वर्ट करेगा, ऐसा आटा वाटा बनाएगा, ऐसा आटा गूंदेगा, फिर उसको बेक करेगा और बर्गर वाले बन्स बना देगा, ठीक है। अब वो क्या उसे 20 रुपए में ही बेचेगा, नहीं सर, 20 रुपए में तो उसको लगा है ना, उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, अपना प्रॉफिट बना के, अपना स्किल्स दिखाकर वो उसको थोड़े से महंगे दाम पर बेचेगा। तो वो एक रेस्टोरेंट को 40 रुपए में बेचता है, पड़ा इसको कितने का, 20 का, बेचा कितने में, 40 का। तो इसने कितने की वैल्यू ऐड करी अपनी स्किल्स के थ्रू, इसने 20 रुपए की अगेन वैल्यू ऐड करी। ये देखो, ये क्या है, ये तो रॉ मटेरियल है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट की तरह हो गया, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह हो गया कि आपका रॉ मटेरियल है, तो ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब आप बताइए, जो ये बर्गर की जो दुकान होगी, ये क्या करती होगी इस बन का, ये बन उनके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है ना, उनके लिए फाइनल गुड नहीं है। जब उस बर्गर में एक मस्त बढ़िया सा टमाटर की स्लाइस आ जाएगी, प्याज की स्लाइस आ जाएगी, चीज आ जाएगा, आलू टिक्की वगैरह उसमें बना के पूरा रैप वैप करके, अगर एक बर्गर की दुकान बर्गर प्रेजेंट करती है फाइनल कंज्यूमर को, तो उसको पड़ा 40 का बन, लेकिन उसने बेचा कितने का, 70 का। तो 40 का पड़ा और 70 का बेचा, तो इन्होंने 30 रुपए की वैल्यू ऐड करी, यानी कि 30 रुपीज की इन्होंने वैल्यू ऐड कर दी। जब मैं इन सारी वैल्यू एडेड अलग अलग इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री ले लो, सेकेंडरी इंडस्ट्री ले लो, फाइनल इंडस्ट्री ले लो, कोई सी भी इंडस्ट्रीज में सबका वैल्यू एडेड अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे फाइनल आउटपुट की वैल्यू मिल जाती है। इसे मैं वैल्यू एडेड मेथड कहता हूं, ठीक है। अब आपको एक चीज याद आएगी कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी पिछली क्लासेस में कि डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को नहीं लेते, सीधा फाइनल गुड्स की कॉस्ट ले लेते हैं। देखो, अगर मैं 20 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए अगर ये सब ऐड कर दूं तो ये तो भैया बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएंगे। जेब में हमारे 70 रुपए और दिख रहा है 130 रुपए कमाए, इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड की कॉस्ट लो, क्योंकि इसमें आटे की भी कॉस्ट आ जाएगी, इसमें इस बन की कॉस्ट भी आ जाएगी और इस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा 70 रुपए में, ठीक है। इसीलिए हम फाइनल गुड की कॉस्ट लेते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया अब, ठीक है बेटा। चलो जी, तो क्या सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्त। वैल्यू एडेड का मतलब है जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो रॉ मटेरियल, जो इनपुट आपने डाला है उसकी वैल्यू हटा दो, जो बचेगा वो आपका वैल्यू एडेड है। यानी कि 700 रुपए की ब्रेड में 500 रुपए का तो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, तो आपने कितने की वैल्यू ऐड करी कि जिससे कि ब्रेड बिकने लगी महंगी प्राइस में, हमने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया तो 200 रुपए एक्स्ट्रा में बिकने लग गई। 500 का तो रॉ मटेरियल था, हमने उसको ब्रेड में बना दिया, इसलिए वो 200 रुपए और में बिक रही है, 700 में बिक रही है।
दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। पर क्या सर ये इतना सिंपल होता है? मतलब एक लाइन का फॉर्मूला है बस, ये इतना सिंपल है? नहीं, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसका बाइफर्केशन किया जाता है। अब बहुत आसानी से समझ आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो आप लोग समझिएगा इस फॉर्मूले का पूरा प्रोसेस। यहां पर मैं पूरा लिखता हूं अभी जो आपने पढ़ा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू की बात कर रहा है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बेसिकली एक इनपुट कॉस्ट होती है कि आपने कितना लागत लगाई है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब होता क्या है, कई बार आपको सीधा सीधा आपका टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो नहीं बताया जाता। अच्छा मैं अगर बोलूं आपके पास कितना प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे गोडाउन होता है, गोडाउन में कितना सामान पड़ा है, या आपने साल भर में कितना प्रोडक्ट्स बनाया, या आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? सर टोटल प्रोडक्ट्स हमने कितने बनाए हैं ये हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, पहला तो आपने बेच कितने दिए तो पता चल जाएगा आपने प्रोडक्ट्स कितने बनाए होंगे, है ना? सही बात है सर। पहला तो आ गया हमारे पास, दैट इज सेल्स, कि हमने कितने प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं वो हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, एक हिस्सा तो पता चल जाएगा कि कितना हमने सामान बेचा है तो हमने इतने तो बनाए होंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जा सकता है? अगर ये भी ना दिया हो तो हम इसको प्राइस इनटू क्वांटिटी से भी निकाल सकते हैं कि कितने की बिक्री हुई, आप प्राइस निकालो एक प्रोडक्ट की और कितने प्रोडक्ट बेच दिए, उससे आपको टोटल सेल्स मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, अब एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो प्रोडक्ट नहीं बिका, जैसे कि चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, अभी तो हमने उसकी बात करी जो सामान बिक गया, अब जो नहीं बिका उसकी बात कर लेते हैं। इसको आप समझते ही हो, अकाउंट्स में पढ़ा है आपने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना? ये आपको क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट आता है, कई बार क्या होता है बेटा, जैसे जिनकी मैगी की खुद की दुकान होती है, जिनकी मैगी खुद की दुकान होती है, जिनकी खुद की पानी पूरी की दुकान होती है, वो एक आध मैगी का पैकेट या एक आध पानी पूरी तो खुद भी खाई जाते हैं ना। तो कई बार जो इंसान प्रोडक्शन करता है वो खुद सेल्फ कंजम्पशन भी कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ कंजम्पशन। कि भले ही आपने प्रोडक्शन किया, मतलब प्रोडक्शन तो आपने किया, भले ही आप खुद खा गए, तो सेल्फ कंजम्पशन भी यहां पर लिया जाता है। लेट्स से कि आपने 100 पैकेट मैगी के लाए थे, क्योंकि आप एक मैगी की दुकान चलाते हैं, जिसमें से 60 आप जो है बेच चुके हो, 30 आपकी अभी भी बची हुई है, तो बाकी के 10 किधर गए? वो आप खा गए। ठीक है, तो ऐसे टोटल आप निकाल सकते हो कि आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। अब कई बार क्या होता है, सेल्स भी डायरेक्ट नहीं दिया होता सर, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपको टोटल सेल्स नहीं दी है तो आप या तो इससे भी निकाल सकते हो। अगर ये इंफॉर्मेशन दी हो कि आपने 100 प्रोडक्ट बेचे हैं और 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है, तो आपको पता चल गया 1000 रुपए मेरी टोटल सेल्स है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू ना दिया हो, सेल्स ना दिया हो, तो इसको 2 टुकड़े में भी दिया जा सकता है। कैसे? ध्यान से देखना, इसके भी 2 टुकड़े हैं। एक होता है बेटा डोमेस्टिक सेल, वो बिक्री जो देश के अंदर हुई है। सेल्स मतलब आपने टोटल सामान कितना बेचा। अब उसमें भी 2 बाइफर्केशन है, एक देश में कितना बेचा, डोमेस्टिक सेल्स, और दूसरा देश के बाहर कितना बेचा, यानी कि एक्सपोर्ट्स। तो आप एक्सपोर्ट्स और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन सबको अगर ऐड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, मैं फिर से बता देता हूं। सेल्स, आपने कितना बेचा, कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है और कितना आपने कंज्यूम कर लिया, तीनों को ऐड करोगे टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। सेल्स कई बार आपको नहीं दिया हो तो इसको निकाल सकते हो आप, जो सामान आपने देश में बेचा और जो सामान आपने देश के बाहर बेचा, उससे निकाल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हो, कितना सामान बचा हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको भी हम निकाल सकते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो, ये रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल है जो आपने देश के अंदर से लिया होगा, है ना? हो सकता है देश के बाहर से भी लिया हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि देश के अंदर भी लिया हो, देश के बाहर भी लिया हो। तो देखो, आपने जो रॉ मटेरियल देश के अंदर लिया है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन। मान लीजिए मेरा फ्रूट जूस की दुकान है, मुझे आम का जूस बनाना था, तो मैंने रत्नागिरी से आम ले लिए, तो रत्नागिरी देश के अंदर ही आता है, तो इसे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपको ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो देश के अंदर मिलता ही नहीं है, जिसके लिए आपको बाहर से बुलाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी बैटरीज जो हैं वो बाहर से बुलवानी पड़ती है हमें,
पेट्रोल बाहर से बुलाना पड़ता है। अगर आपका कोई काम पेट्रोल का है तो आप सारा रॉ मटेरियल बाहर से बुलवाएंगे। दैट इज नोन एज इंपोर्ट्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपने बाहर से बुलवाया और जो रॉ मटेरियल आपने, जो भी इनपुट आपने देश के अंदर ली, दोनों को ऐड करो, आपको टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड कहलाता है। और जैसे ही आप इसको कर लेते हो, आपको आपका जीडीपी एमपी, या फिर अगर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का निकाल रहे हो तो जीवीए एमपी निकल आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका प्रोसेस है। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है ना बेटा। तो इसी प्रकार हमें यहां आगे बढ़ना है। देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला था, मैंने लिखकर समझाया तो आपको बेहतर समझ आया होगा। ये थोड़ा नीट एंड टाइडी यहां पे लिखा हुआ है। देखो, एक और चीज समझने वाली बात ये है कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, तो एक और चीज समझ लो, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, है ना, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शरी सेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो, इसने जो भी प्रोडक्शन किया होगा, इसका हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जब मैं इन तीनों को ऐड कर लूं या सम अप कर लूं तो मुझे पता है क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एमपी। समझ आया? जब मैं इन तीनों को ऐड कर लूं, इसको भी ऐड कर लूं, इसको भी ऐड कर लूं, इसको भी ऐड कर लूं, कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना कमाया, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कमाया, टर्शरी सेक्टर ने कितना कमाया, तो मैं जीडीपी एमपी पे आ सकता हूं। और इधर से नेशनल इनकम पे जाने का रास्ता जो होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, जो पिछली वाली वीडियो में आपको सिखाया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद होगा। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसको जाकर देख लेना। ये एक साथ सिखाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए टुकड़ों में बांटा गया है इनको। क्लियर? समझ आया बच्चे? देखो, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। अच्छा, अब ये चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तीनों को ऐड करने की जगह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीवीएमपी का समीशन इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर भी सेम चीज ही लिखी हुई है। देखो, जीवीए एमपी का समीशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। सारे जितने लोगों ने प्रोडक्शन किया उसको ऐड कर दो, जीडीपी एमपी आ जाएगा। और जीडीपी एमपी से बाकी के आगे प्रोसेस तुम्हें पता है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनआईटी माइनस करो, एनएफआई ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, तो ये इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या है? प्राइमरी सेक्टर तुम्हें पता है, माइनिंग, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर वही आपका जो बिजनेस आपका हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और टर्शरी सेक्टर जैसे कि हम पढ़ाते हैं, सर्विसेज देते हैं, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ आया जी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रोसेस है जो स्टेप वाइज है कि आप पहले सारे कितने प्रोडक्ट्स बने उनका निकालो, फिर उसके बाद आप जीडीपी एमपी निकालो, जीडीपी एमपी निकालने के बाद उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनआईटी माइनस करो और एनएफआईए ऐड कर लो। ये देखो, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ आता रहेगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो शायद आप ऑलरेडी जानते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करिए, एनआईटी माइनस करिए और एनएफआईए ऐड कर दीजिए, प्लस एनएफआईए। ये अगर आप कर देंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है नेशनल इनकम निकालते टाइम। उनका ध्यान रखना क्या है? सबसे पहले नेशनल इनकम निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, इनको नहीं लेना होता है, सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है, सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा। जो मैंने आपको बताया, अगर मैं आटे की भी कॉस्ट बता दूं, मैं उस बर्गर के बन की भी लगा दूं पूरा पूरा फाइनल वैल्यू और बर्गर की भी लगा दूं, तो 70 रुपए का बर्गर मेरी इनकम एक्चुअल होगी और मुझे दिखेगा कितना, 130 रुपए। ज्यादा इनकम दिख रही है पेपर में लेकिन है बहुत कम, तो ये तो भैया बहुत गलत सिनेरियो हो जाएगा। इसलिए हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं ऐड करनी होती, सिर्फ फाइनल गुड की कॉस्ट ऐड करनी होती है। दूसरा आता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखो, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए गाड़ी है, एक गाड़ी है ना, मस्त बढ़िया सी एक गाड़ी है भाई साहब, एक बढ़िया सी गाड़ी है। ओ तेरी तो भैया, क्या आप मस्त गाड़ी बनाई है सानी सर, वाह। देख रहे हो खिड़की बना दूं,
ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये गाड़ी है, मान लीजिए इसकी गाड़ी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज इसकी वैल्यू है, 50 लाख रुपए इसकी गाड़ी की कीमत है। ठीक है, ये गाड़ी की कीमत इसकी थी 2015 में, 2015 में इसकी गाड़ी, 2020 ले लो चलो, 2020 में इसकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए थी। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने खरीदा वो उसका नाम मान लीजिए जैसे कि somebody, जिसका नाम है जैसे कि रमेश, तो रमेश ने गाड़ी खरीदी बेटा 50 लाख रुपए में, है ना। इसने इसको 3-4 साल चलाया, 5 साल चलाया, 5 साल बाद यानी कि 2025 में, है ना, 4-5 साल बाद इसने क्या किया, सोचा कि मैं इस गाड़ी को बेच देता हूं, 5 साल बाद मैं इस गाड़ी को बेच देता हूं। तो एक बात बताइए मुझे, ये गाड़ी जब जाएगी तो इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ना, जैसे टायर जो है थोड़े से वो हो जाएंगे, है ना, टायर थोड़े से वो अजीब से हो जाएंगे, तुम्हारा जो है ये पूरा जो काम होगा गाड़ी का वो बढ़ जाएगा, काम हो जाए गाड़ी का बढ़ जाएगा, क्रैक वैक आ जाएंगे गाड़ी में, है ना, कहीं ना कहीं क्रैक होगा, है ना, कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत होगी, पेंट निकल रहा होगा, कुछ वेयर एंड टेयर हुआ होगा। गाड़ी यहाँ पे नई की नहीं है, ये सेकेंड हैंड हो गई है कुछ समय बाद। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या 50 लाख ही रहेगी? इस गाड़ी की वैल्यू 50 लाख ही रहेगी? नहीं नहीं सर, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 25 लाख हो जाएगी। सेकेंड हैंड गाड़ी 5 साल बाद 25 लाख की हो जाएगी। तो दूसरा आदमी कौन है? मुकेश। मुकेश ये गाड़ी खरीदता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब पहली बार गाड़ी बिकी होगी या बनी होगी, उस टाइम पर जब प्रोडक्शन या नेशनल इनकम निकाली होगी हमने, तो उस टाइम पर हमने इस गाड़ी की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में निकालते टाइम ऐड करी होगी कि 50 लाख रुपए की एक गाड़ी भी बनी है, भाई साहब इसको भी ऐड कर लो, कि 50 लाख रुपए की गाड़ी बनी है, इसको भी नेशनल इनकम में ऐड कर लीजिए। ये हमने उस टाइम पे ऐड कर लिया होगा 50 लाख रुपीस। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये दोबारा 5 साल बाद बिके, मैंने ऑलरेडी नेशनल इनकम 50 लाख पे ऐड कर दिया था, क्या अभी मुझे 25 लाख वापस ऐड करना चाहिए इस साल 2025 में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन है, अगर ये 50 में 2020 में ऐड किया और ये 25 लाख 2025 में ऐड कर दिया, तो 50 + 25, क्या ये गाड़ी 75 लाख की हो जाएगी? नहीं सर, ये 75 लाख की गाड़ी नहीं है, ये है 50 लाख की ही। आधी गाड़ी का यूज रमेश ने किया है, बची हुई आधी गाड़ी का इस्तेमाल अब मुकेश करेगा। ठीक है, इसलिए आप दोबारा इसकी वैल्यू ऐड नहीं करोगे, ऑलरेडी इसकी वैल्यू एडेड है। ठीक है, इसीलिए हम सेकेंड हैंड जो गाड़ियां होती है इसकी वैल्यू हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? सो वी डू नॉट ऐड द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड परचेज ऑफ गुड्स इन द नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम में सेकेंड हैंड गुड्स के आइटम को, और ये कुछ भी हो, फर्नीचर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, सेकेंड हैंड सामान आप दोबारा नहीं ऐड करोगे, वो एक बार ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये माना जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फॉर सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे बेटा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज यानी कि अभी सर आपने बोला वो सेल्फ कंजम्पशन वाली बात, उसको तो आप नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हो, अब मना कर रहे हो। देखो सेल्फ कंजम्पशन बोला है, लेकिन डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक सर्विस, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि बिजनेस में एक जो ठेला चला रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। लेकिन हमारे घर में जो खाना बन रहा है, हमारे घर या हमारे घर में मम्मी ने छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में आपने मूली उगा ली है, या आपने कद्दू उगा लिया है, आपने कुछ छोटी मोटी सब्जियां उगा ली है, मम्मी जो है घर का काम कर रही हैं, क्या इसकी भी कॉस्ट आप नेशनल इनकम में ऐड करते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। घर में भी पास्ता बनता है और रेस्टोरेंट में भी पास्ता मिलता है, तो रेस्टोरेंट के पास्ते की इनकम आप नेशनल इनकम में जोड़ते हो, घर में बने पास्ते की इनकम आप नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। क्यों? हम उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते सर। जो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है ना, पैसा कमाने के लिए नहीं करी जाती ना, उन एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में नहीं करते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं। घर में कोई भी खाना बने, घर में साफ सफाई हो, घर में अगर कोई भी सब्जी उगा ली जाए, तो उसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, क्योंकि इनकी वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो वी डू नॉट इंक्लूड सेल्फ कंजम्पशन इन डोमेस्टिक सर्विस, यानी घर घर की जो बात होती है ना, उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, बिजनेस का अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल्फ कंज्यूम कर लो तो हम करेंगे उसको इंक्लूड। ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। अब मैं इसको ना आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ये। देखो सिंपल कैसा है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट मम्मी के साथ गए और आप चिल्लाने लग गए, मम्मी मम्मी मेरे को भैया पास्ता खाना है। मम्मी ने ऐसा बोला, रेस्टोरेंट में 300 रुपए का पास्ता मिलता है, घर चल, घर जाके खिलाऊंगी तेरे को, मैं घर जाके बना दूंगी ना, जिद्दी मत कर।
मूवमेंट हो गया भैया ये तो, है ना। तो पास्ता आप अगर घर जाके खाते हो तो बेटा मम्मी जब पास्ता बना के आपको खिलाती है, हम मम्मी को पैसा नहीं देते, रेस्टोरेंट में जाते तो पैसा देना पड़ता, यहां पे एक्चुअल पैसा खर्चा होता है। घर में हम पैसा नहीं देते किसी चीज का, लेकिन हमारे मन में ना एक इमेजिनरी सेंस में हमें लग रहा होता है कि हमने 300 रुपए पे कर दिए। मतलब इमेजिन करते हैं कि घर में पास्ता खाया तो इमेजिन करते हैं कि 300 रुपए का बिल बन गया होगा और हमने पे कर दिया, है ना, हम मान लेते हैं। जबकि घर में भी पास्ता आने में कुछ ना कुछ पैसा लगता ही होगा, पर हम मान लेते हैं 300 का सामान हमने खा लिया है और हमने बिल पे कर दिया होगा। बिल तो एक्चुअली में पे करना पड़ता है अगर रेस्टोरेंट में खाते हो। इसे हम इंप्यूटेड वैल्यू कहते हैं, यानी कि खुद की चीज जब इस्तेमाल करते हो एक्चुअली में पैसा नहीं देते, लेकिन मान लेते हैं कि लग गया होगा कहीं ना कहीं पैसा। अब रियलिस्टिक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक एग्जांपल ये समझ सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरी ही है और मैं ही इस पर बिजनेस करता हूं, है ना। अब बताइए अगर ये बिल्डिंग मेरी है, मैंने ऑलरेडी इसको 50 लाख रुपए में खरीद रखा है, एक बार लमसम पेमेंट कर दी मैंने, इसकी पूरी ओन कर ली मैंने इस बिल्डिंग को, क्या मैं खुद को रेंट दूंगा? इस राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में रेंट रख दूंगा, खुद को ही रेंट दूंगा? नहीं, मैं खुद को रेंट नहीं देता। पर एक दूसरा सिनेरियो मान लीजिए, अगर ये बिल्डिंग मेरे पास ना होती, कोई दूसरी बिल्डिंग होती, कोई और ओनर होता इसका, और मैं तब इस पर काम करता, तो मुझे रेंट देना पड़ता। किसी और की बिल्डिंग होती तो हाँ बिल्कुल रेंट देना पड़ता। कितना रेंट देना पड़ता? लेट्स से मुझे रेंट देना पड़ता 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज मुझे रेंट देना पड़ता, है ना। किसी और की बिल्डिंग है, एक्चुअल में 50,000 रुपए रेंट देना पड़ता, पर खुद की बिल्डिंग है, ऑलरेडी पैसा पे कर चुका हूं, तो अब ये मान लेते हैं कि हमारा पैसा लग चुका है, इमेजिनरी सेंस में हम रेंट पे कर ही रहे हैं। ऐसी इंप्यूटेड वैल्यू को भी हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी इंप्यूटेड वैल्यू को भी हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है भैया, ये बिल्डिंग में किसी और को रेंट पे देते तो 50,000 की इनकम होती, अब खुद उस पर काम कर रहा हूं तो 50,000 की इनकम नहीं हो रही, इसीलिए ऐसी इनकम को हम मान लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? अब आता है हमारे पास 2 पॉइंट और, दैट इज चेंज इन स्टॉक एंड सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स। ठीक है, चेंज इन स्टॉक तो आपको पता ही, हम लोग इंक्लूड करते हैं कि भाई कितना सामान बचा हुआ है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। ये सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं। देखो, अनयूज्ड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इंक्लूड्स अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बिका नहीं है, कोई रॉ मटेरियल अगर बच गया है, जो सेमी फिनिश्ड गुड यानी कि आधा ही बना है सामान, ऐसी चीजों को भी हम यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स को इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको हम पेपर क्लेम्स कहते हैं बेटा। इनसे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे शेयर एक आपका ओनरशिप बताता है कंपनी में कि आप शेयर होल्डर हो, आपके पास शेयर है बेटा। हम यहां पर बोल रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट बना, कितनी नेशनल इनकम हुई। मेरे किसी कंपनी के ओनर बनने से इनकम थोड़ी हो जाती है। मैंने तो भैया किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, प्रोडक्ट थोड़ी बनाया है, कोई वैल्यूएबल सर्विस थोड़ी दी है, वो तो एक पेपर का क्लेम है। आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, आप किसी कंपनी के ओनर बने भाई साहब, आपने कोई इनकम नहीं कमाई है, इसे हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, शेयर्स हो, ये पेपर क्लेम्स माने जाते हैं, इनकी कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है बेटा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है ये देख लो, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं, जरा मजा आएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? टी बैग बेटा 10 रुपए का है, और अगर ग्रीन टी आप रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं तो वो आपको 20 रुपए की मिलती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि 10 रुपए की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। नाउ इस 20 को इस 10 से ऐड करोगे तो टोटल 30 आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। ना ना ना, ये 20 के अंदर ही इस 10 टी बैग की वैल्यू इंक्लूडेड मानी जाती है, नहीं तो हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी हुई दिखेंगी, रियल लाइफ में इतना पैसा होगा नहीं, और नेशनल इनकम हमें दिखेगी बहुत बड़ी हुई। तो ये चीज को हम अवॉइड करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड की प्राइस को रखते हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करते, उनकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। चलो जी, अब आपने जितना सीखा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। फाइनली देखो, अब एक और मैं चीज बहुत ब्लंटली और ऑनेस्टली कहूंगा, भले ये वन शॉट है, लेकिन ऑनेस्टली यही बोलूंगा कि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि मैं एक वन शॉट के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करा सकूं। तो मैं हर एक मेथड के, हर एक पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं 2 या 3 या 1-2 तुम्हें करा सकता हूं, क्योंकि वही मेरी बैंडविड्थ है, उतना ही मेरे पास समय है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तुम देखोगे नहीं। तो मैं उतना सिर्फ समझाने के लिए कर सकता हूं, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारी सीरीज भी आ रही है, उस सीरीज में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, है ना। ये आती रहती है, लाइव वीडियोस आता रहता है, अलग अलग तुम्हारे लिए और बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वी हैव बैचेस विच यू कैन एनरोल, उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट वीडियो में थोड़ी कमी हो पाएगी, तो उस चीज के लिए रेडी रहना। देखो, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम होती है, तुम्हें पता है,
एनडीपीएफसी निकालना है, ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्मूला क्या है जी वैल्यू एडेड मेथड का? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि रॉ मटेरियल को हटा दो प्रोडक्ट की वैल्यू से, आपका आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी हमने बाइफरकेट किया था सेल्स, चेंज इन स्टॉक और आपका सेल्फ कंजम्पशन में, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सेल्स दिया हुआ है तो इसको ले लो, तो सबसे पहले आ जाएगा भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट में वैल्यू एडेड, यानी कि मान लीजिए इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, वैल्यू एडेड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सेल्स, हम पहले सेल्स ले लेते हैं। फिर क्या ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक और चेंज इन स्टॉक, हाँ सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, इनको हम चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, इसको ऐड कर दो, ठीक है, दोनों के डिफरेंस को। फिर क्या आएगा हमारे पास ये दोनों भी हो गए, ठीक है। अब आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हमारे पास, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि हमें जीडीपी की वैल्यू मिल रही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, सेल्स कितना है बेटा, सेल्स है हमारे पास 100 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि 10 माइनस 20, तो 10 माइनस 20 और माइनस कितना हो गया बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 30, तो कितना हुआ बच्चे, देखो आपको ये वैल्यू मिलेगी 100 माइनस 10 माइनस 30 यानी कि 60 करोड़ इज योर जीडीपीएमपी, 60 करोड़ इज योर जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब इसको मैं नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम बनाना है, डोमेस्टिक इनकम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनडीपी एट एफसी के लिए हमें सिंपल सा एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना, इससे हमें एक सिंपल सी प्रोसेस करनी पड़ेगी बेटा। देखो यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, ये आपने पिछली वाली क्लास में सीखा होगा। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू से आप ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रीसिएशन को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और एनआईटी को माइनस कर दीजिए मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, एक रैपिड रिवीजन में भी बनाया था, फटाफट सीरीज में भी सिखाया हुआ है, इसको करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60 करोड़ माइनस डेप्रीसिएशन को हम दूसरे नाम से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 15 करोड़ यानी कि हो गया आपका 45 के आसपास, है ना, और बचा हुआ क्या आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाला जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाला जाता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये कितना है आपके पास, ये आपके पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से 5, सब्सिडी है 1, तो 5 माइनस 1 यानी कि एनआईटी है आपका 4 करोड़ आपका एनआईटी है, 4 करोड़ आपका एनआईटी है, ठीक है। तो इधर लिख दो -4 कितना आएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा बेटा 19, दैट विल गिव यू 41 CR, ये आपका आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। क्या ये बात आप सभी तक क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन आपके पास था, सिंपल क्वेश्चन था, जिससे कि आप समझ पाए जल्दी से चीजों को, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए निकालना है। जीवीए मतलब किसी एक सेक्टर का या किसी एक बिजनेस का हमें प्रोडक्शन दिया होगा कि इतना इतना इनने वैल्यू ऐड करी है। देखो अब हमारे पास इसमें वही फॉर्मूला होता है जीवीए निकालने के लिए, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना, सिंपल सी बात है। चलो जी, जीवीए कितना आएगा आपका, GVA at MP will give you what, सेल्स कितनी है हमारे पास, अच्छा सेल्स नहीं दी है। अब मैंने तुम्हें याद है बताया था सेल्स यानी कि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, आपने कितना सामान देश में बेचा डोमेस्टिक सेल्स, कितना सामान आपने देश के बाहर बेचा एक्सपोर्ट्स, दोनों को मिला लो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स मिल जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ये आपका टोटल सेल्स हो गया। अब आपके पास है चेंज इन स्टॉक, तो इधर कर दो भैया प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को आपने ऐड किया, ठीक है। फिर क्या हो गया आपके पास, क्या बचा रहेगा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि इन्हीं को हम स्लैश इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हम कहते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है कि एक ही बार इस्तेमाल होगा, जैसे रॉ मटेरियल एक ही बार इस्तेमाल होता है फिर प्रोडक्ट के अंदर मिल जाता है,
ठीक है। अब 120 है ये, तो माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, डोमेस्टिक सेल्स है बेटा 200, फिर कितना है बेटा एक्सपोर्ट्स आपके पास है 10, चेंज इन स्टॉक कितना है -10, ठीक है, तो ये भैया जीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, और ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपका 120 तो आपका आंसर जो होगा GVA एट MP का दैट विल बी अराउंड 80 CR, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करने के लिए इजी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्टिंग में इजी करिए, फिर बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए अपना, जिससे कि आप लोग बेहतर हो पाए। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क आपको, जो आप मुझे बताएंगे अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो यहां पे। चलो बेटा जी, आई होप कि आपसे क्वेश्चन हो गया होगा और आंसर भी आ गया होगा। अब अगला वाला मेथड सीखते हैं, और बहुत मजेदार मेथड है। आगे वाला तो बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझ आएगा, दैट इज इनकम मेथड। जितने लोग पैसा कमा रहे हैं ना, वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में कमा रहे हैं, उस पैसे को इंक्लूड करो, नेशनल इनकम निकल आती है। तो यही बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से अगर आप जितना भी पैसा कमाते हो, ऑल द इनकम दैट अक्रू टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब को अगर सम अप करोगे तो आपको अपनी नेशनल इनकम मिल जाएगी। सारा पैसा जो कमा रहे हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मीडियम से, माध्यम से, उसको अगर ऐड करते हो तो नेशनल इनकम निकल आती है। इसको हम दो नाम से और जानते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और उसके साथ फैक्टर पेमेंट मेथड। ये दोनों नाम अगर आए तो आप समझ जाइएगा ये इनकम मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल तरीके से। अच्छा, जो भी हम फॉर्मूला निकालेंगे ना, इसमें चलो मैं लिख देता हूं पहले तो इनकम मेथड लिख देता हूं, और इस फॉर्मूले को लगाने से ना सबसे पहले होता क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये रहा इनकम मेथड, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम सीधा डोमेस्टिक इनकम पर कूद जाते हैं। ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे हम जनरली जो भी दूसरे मेथड इस्तेमाल करते हैं उससे हम जीडीपी की वैल्यू पर पहुंचते हैं, इस मेथड से सीधा डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है हमारी। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, तीन तरीके से निकालते हैं। एक होता है हमारा कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज को कुछ कॉम्पेंसेशन देना, यानी कि कुछ पैसा देना। अब एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन किस किस फॉर्म में दिया जाता है? देखो एक होता है हमारे पास दैट इज सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। क्या आप कैश के फॉर्म में पैसा देते हो? ठीक है, कैश के फॉर्म में आपने पैसा दे दिया, सैलरीज दे दी, वेजेस दे दी, दिहाड़ी दे दी, कैश के फॉर्म में। दूसरा होता है जो कैश के फॉर्म में नहीं होता लेकिन कुछ अदर काइंड्स में होगा, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड्स। काइंड्स का मतलब होता है जैसे कि आपने, देखो इसमें तो पैसा दे दिया जैसे नॉर्मली मिलता है काम करने के बदले। काइंड्स में होता है जैसे कि आपके पेट्रोल का पैसा दिया आपको अलग से, या आपको रहने के लिए घर दे दिया, है ना, कि रहने के लिए आपको घर दे दिया। अगर आप खुद से लेते तो रेंट पे करते, आपको कंपनी ने ही रेंट पे घर दे दिया, कंपनी ने ही पे कर दिया, उनका ही खुद का बिल्डिंग है, उसी में आप रह रहे हो। इसे हम कहते हैं इन काइंड्स, कि पैसा नहीं दिया लेकिन बदले में 40,000 रुपए का अगर तुम रेंट देते, उसके बजाय कंपनी ने खुद अपना फ्लैट तुम्हें दे दिया, जिसमें आपको 40,000 पे नहीं करना पड़ रहा, तो सैलरी भी थोड़ी सी कम होगी, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। या तो आपको कैश दे दिया जाएगा या तो बदले में कुछ आपको ऐसा बेनिफिट दे दिया जाएगा कि ऑफिस तक का आपको कैब सर्विस दे दी, या आपको गाड़ी रोज लेने आएगी, गाड़ी रोज छोड़ने जाएगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता है ना, उसे कहते हैं इन काइंड्स। सर्वेंट्स होते हैं तो इन काइंड्स के फॉर्म में आपको सैलरी मिलती है, कि तुम बाई रखते तुम्हें पैसा देना पड़ता, हम तुम्हें ऑलरेडी नौकर दे रहे हैं, सरकारी नौकर, तो समझ रहे हो, आपकी देखभाल करने के लिए, दैट इज इन काइंड्स। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन? जो आपको नौकरी देता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। नाउ व्हाट इज दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? देखो ये मैं आपको बताता हूं एक नॉर्मल एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज इज योर सैलरी एवरी मंथ, पर मंथ आपकी सैलरी है 20,000 रुपए महीना। ठीक है, इसमें प्रोविडेंट फंड जो होता है, पीएफ जिसको कहते हैं,
प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% है। 12% यानी कि मान लीजिए 24,000 का 20,000 का 12% विल भी कितना हो गया बेटा आपका, दैट इज 2,000 और ये हो जाएगा 2400। दिस इज गोइंग टू बी 2400, है ना। 2400 कौन दे रहा है बच्चे? ये 2400 दे रहा है तुम्हारी सैलरी से कटेगा। 2400 रुपीज तुम्हारी सैलरी से कटेगा, ठीक है। उतना ही मतलब ये 20,000 में से तुम्हें 2400 कट कर आएगा तुम्हारे हाथ में। उतना ही पैसा कौन 2400 कौन ऐड करेगा? 2400 ऐड करेगा तुम्हारा एम्प्लॉयर जो तुम्हें नौकरी पे रखा हुआ है। एम्प्लॉयर तुम्हें जो नौकरी पर रखा हुआ है वो भी 2400 में लाएगा। मतलब तुम्हारी सैलरी से 2400 रुपए कम होते हैं और एम्प्लॉयर भी तुम्हें 2400 ऐड करता है। दोनों मिलाकर कितने हो गए बेटा? 4800। ये 4800 ये हर महीने पर मंथ, हर महीने ये इंक्लूड होते हैं पीएफ अकाउंट में। पीएफ का एक अकाउंट होता है, उसमें हर महीने 4800 रुपीज डाले जाते हैं। इस पर आपको सरकार ब्याज भी देती है और ये लगातार कई सालों तक होता रहता है। ये पैसा कब मिलता है? जब आप या तो रिटायरमेंट हो जाए आपका या फिर आप बीमार पड़ जाएं। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक दूसरे तरीके की इनकम होती है कि आपको अभी नहीं मिल रही है लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, जो कि जनरली सरकारी ऑफिसर्स को दूसरे मीडियम में पेंशन के फॉर्म में भी मिलता है, ग्रेचुइटी के फॉर्म में मिलता है। तो ये सब क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि पैसा कमाने का, अगर कमाना छोड़ दिया, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद भी उनकी कुछ वेलफेयर हो रहा है कि नहीं जा रहे काम करने 60 की उम्र में तो भी पैसा आ रहा है, उनका एक वेलफेयर किया जाता है, ठीक है बेटा। उसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक पैसा प्रॉपर्टी से कमाते हो। एक है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये दोनों कैसी टाइप की इनकम है उसको मैं और थोड़ा इलैबोरेट करता हूं। आप प्रॉपर्टी से कैसी इनकम कमा सकते हो? इसमें दो तरह की इनकम कमा सकते हो। एक होता है रेंट एंड दूसरा होता है रॉयल्टी। रेंट का मतलब तो तुम समझते हो, है ना। रेंट का मतलब होता है भैया कि तुम्हारी बिल्डिंग है, तुमने किसी और को पैसे रेंट पे दे दिया है तो तुम्हें बदले में पैसे देगा, यूज करने के लिए दे दी, तो उसे रेंट कहते हैं। रॉयल्टी का मतलब है, मान लीजिए कि जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनके महल हुआ करते थे। सरकार ने बोला कि इन महल को हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम इसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो भी लोग टूरिस्ट आएंगे, जो भी पैसा पे करेंगे, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिया करेंगे रॉयल्टी के फॉर्म में। रॉयल्टी यानी कि आपने कोई वैल्यूएबल आइडिया दिया या आपने कोई इजाद किया, इनोवेशन किया, तो जितना भी पैसा आप, जैसे होता है ना, म्यूजिशियंस क्या करते हैं, म्यूजिशियंस बहुत सारे गाने बनाते हैं और उनके गाने जब किसी क्लब में बजते हैं या तुम्हारे किसी अवार्ड फंक्शन में बजते हैं या किसी के मूवी में यूज किया जाता है, तो बदले में उनको रॉयल्टी दी जाती है कि भैया तुम्हारी मेहनत का पैसा लो, भैया हम तुमसे अगर इनकम कमा रहे तो तुम भी एक हिस्सा रख लो, तुम्हारे म्यूजिक से अगर पैसा कमा रहे तो तुम एक हिस्सा रख लो। इसे हम रॉयल्टी कहते हैं बच्चे, ठीक है। और क्या कमाया जा सकता है प्रॉपर्टी से सर? पैसा, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कैसे? मान लीजिए एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को लोन दिया, तो जिस बिजनेस ने लोन दिया है बदले में उसको ब्याज मिलता होगा, वो भी उसकी इनकम होती है, ठीक है। कि 50 लाख का लोन दिया था लेकिन बदले में ब्याज लौटाते टाइम मुझे पूरा 80 लाख रुपीस मिला। 50 लाख रुपए तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और 30 लाख रुपए मेरा ब्याज, वो मेरी इनकम है, इंटरेस्ट है। और तीसरा जो एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस से जो आपकी इनकम होती है वो होती है बेटा प्रॉफिट, वो होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज योर इनकम। प्रॉफिट एक तरह का आपका इनकम माना जाता है, भाई होती है ना, इनकम होती है। बिजनेस ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, इसके भी ना 3 हिस्से होते हैं। कई बार अगर आपको मान लीजिए प्रॉफिट पूरा ना दिया गया हो तो आपको 3 हिस्से में दिया जाएगा। एक होता है, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल में बताता हूं, जैसे प्रॉफिट के 3 हिस्से क्या होते हैं? प्रॉफिट के 3 हिस्से यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आपने अगर प्रॉफिट कमाया है तो इसमें से आप सरकार को 30% दे देते हैं। 30% गोज टू सरकार एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 30 करोड़ आप दे देते हैं। अब बेटा दूसरा हिस्सा होता है जहां पर ओनर्स जिनने पैसा लगाया है उनको भी तो कुछ हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड्स बेटा।
डिविडेंड्स का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कि ओनर्स में बंटता है, शेयर होल्डर्स में बंटता है, ठीक है। इनमें हम बांटे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 30 करोड़ रुपए आपने बांटा, जिन लोगों ने भी पैसा लगाया था उन लोगों को दे दिया आपने, ठीक है। बचा हुआ जो तीसरा हिस्सा होता है दैट इज मान लीजिए 40 करोड़ रुपए ये बच गया। अब इसका क्या किया जाए? ये वो पैसा होता है जो कि हम आपातकालीन स्थिति के लिए या बिजनेस को डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग बेटा हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि वो अर्निंग्स जिसे हमने रिटेन कर लिया है। होता क्या है, मान लीजिए समय बेटा सही नहीं होता हर बार। इस बार आपने 100 करोड़ कमाया, अगले साल ना कमा पाओ क्या पता, लेकिन सैलरीज तो फिर भी बांटनी पड़ेगी, ऑफिस तो फिर भी चलाना पड़ेगा। क्या पता कि भैया पैसा अगली बार भी कमाया, लेकिन आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है और पैसे की जरूरत है। तो हम पागलों की तरह पैसा खर्चा नहीं करते, बहाते नहीं है, हम कुछ पैसा स्टोर करके रखते हैं कि अगले साल बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, लोगों की सैलरी बांटनी हो, ऑफिस को मेंटेन करना हो, तो ये पैसा बना रहे, सेफ रहे एक तरीके से। इसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट के इसलिए 3 हिस्से काटे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 3 हिस्से क्या है बच्चे? एक है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी आपने पढ़ा, फिर उसमें से आप अपन बांटते हैं डिविडेंड्स, ठीक है, और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। ये हमारे तीनों पॉइंट्स मिलकर सब कुछ मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, ठीक है। प्रॉपर्टी से कमाओ, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से कमाओ, कोई बिजनेस से कमाओ, ठीक है। एक लास्ट पार्ट आता है जिसे कहते हैं अपन लोग मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है सर? मिक्स्ड इनकम वो इनकम है जो बाकी सारी कैटेगरी में ऐड नहीं हो पा रही है। ना ही वो सैलरी है कोई एम्प्लॉय वाली, ना ही वो वेजेस है, ना ही किसी काइंड्स में, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आता है, ना ही वो बिजनेस से ऐसा कमाया हुआ है, ऐसा कोई कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा हो या ऐसा कुछ हो, या आपने प्रॉपर्टी से कमाया रेंट एंड रॉयल्टी जैसा कोई पैसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो बचा हुआ कैटेगराइज नहीं कर पा रही है इनकम, उसमें डाल देते हैं सारी की सारी। जैसे कि अपने घर में एक डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, उसका पैसा कहां जाएगा? मिक्स्ड इनकम में डाल दो, समझ रहे हो। घर पे नाई जो है बाल काटता है ना, खुद का पैसा है, क्या है भैया? मिक्स्ड इनकम डाल दो। तो इसे हम मिक्स्ड इनकम का पार्ट कहते हैं। और ये जब आप सब चीजें ऐड कर लेते हो, आप सीधा सीधा कूद जाते हो एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम पर। चाहो तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। क्लियर है बच्चे? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर तुम्हें बहुत नीट एंड टाइडी फॉर्म में लिखा हुआ होगा, मैं लिखकर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, अगर देखोगे तो एकदम दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। ये तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं डोमेस्टिक इनकम में, सीधा एनडीपीएफसी पे कूद जाते हो, इसमें जीडीपीएमपी पर नहीं कूदते। अब बेटा इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसकी सारी मेरी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में यहां पर तुम्हें सारी डिटेल दी हुई है, क्या क्या होते हैं वेजेस इन काइंड और ऑल, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी यहां पर। देखो वेजेस इन काइंड क्या क्या होगा, जैसे व्हीकल, ऑफिस व्हीकल दे दिया, यूनिफॉर्म दे दी, यूनिफॉर्म के तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, वो बिजनेस खुद देता है तुम्हें, ठीक है, वो उसका भी तो पैसा लगेगा ना। कोई रिइंबर्समेंट दे दिया, कैश दे दिया, ये सब सॉरी ये दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। रिइंबर्समेंट की एक लाइन दी है, रिइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस इज एक्सक्लूडेड, यहां पे एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाता है। आगे बढ़ोगे देखो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के 3 हिस्से, कॉर्पोरेट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, यह माना जाता है। प्रॉफिट तीनों को ऐड करके मिलता है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड रेंट, ये 4 चीजें होती हैं, मेजरली 4 ही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रॉफिट को 3 हिस्से में भी बांटा जाता है, तो कई बार आपको टोटल करने के लिए ये तीनों और प्रॉफिट के 3 हिस्से ये जोड़ दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है कई बार सीधा नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोलते हैं, आजकल जनरली ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताओ। नेशनल इनकम तो हमने निकाल दी, तुम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताओ। तो ये वही वाली बात है कि ए बी सी, ए की वैल्यू निकाली तो बी सी की वैल्यू दे देंगे, बी की वैल्यू निकाली तो ए सी की वैल्यू दे देंगे। तो ऐसे मिक्स माइनस या प्लस माइनस करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो पाएगी ये वाला टॉपिक। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, जैसे कि भैया खुद के रेसिडेंस में आपने कोई क्लिनिक चलाया, उसकी इनकम आ रही होगी तो उसे मिक्स्ड इनकम में हमने कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। फार्मर्स, बार्बर्स, ऐसे जितने भी लोग होते हैं इन सब की इनकम मिक्स्ड इनकम में मानी जाती है, ठीक है बेटा। समझ आया? स्टेप क्या है इनका, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, सबकी इनकम को ऐड करो, एनडीपीएफसी आ जाएगा यानी कि डोमेस्टिक इनकम, एनएफआई ऐड करो, नेशनल इनकम आ जाएगी। ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, ये यहां के बाद वाली प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, इतना मैंने आज आपको समझाया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं अब इसके क्या प्रिकॉशन है, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है तो उनको आप लोग जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट, ट्रांसफर इनकम को हम यहां पर इंक्लूड नहीं करते बेटा।
ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते, आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मीन्स कि ये वो पैसा है जो आपने कमाया नहीं है, या आपको मिला है। जैसे कि बूढ़े माँ बाप को आपने पैसे भेज दिए, ये कैसा पैसा है, ये उनने कमाया नहीं है लेकिन मिला है। स्कॉलरशिप आपने कमाई नहीं है, आपको मिल रही है। बेटा आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपने स्कॉलरशिप कमाई है, नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई दयावान आदमी है जिसने आपको कुछ बेनिफिट दिया है, नहीं तो स्कॉलरशिप किसी की ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए स्कॉलरशिप को भी हम ट्रांसफर इनकम मानते हैं। पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ओल्ड एज कोई स्कीम हो गई, या फिर तुम्हारे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गए, ये सब ट्रांसफर इनकम मानी जाती है कि जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी हो फिर भी पैसा मिल गया, दैट इज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा पैसा इंक्लूड नहीं होता क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं इंक्लूड हुई है। फिर आता है इनकम सेल करोगे, अगर आपको इनकम हो रही है सेकेंड हैंड सामान बेचने से तो आप उसको इंक्लूड नहीं करते। अच्छा एक चीज याद रखना, लेकिन मान लीजिए हमने बोला कि गाड़ी को अगर हमने बेचा किसी और को तो गाड़ी की वैल्यू ऐड नहीं होती, लेकिन मैं बीच का बंदा हूं, बिचौलिया नहीं होता, बीच का बंदा है ना, बिचौलिया हूं, मैंने इस बंदे की गाड़ी बिकवाने में मदद करी इसको, है ना, कि इससे गाड़ी इसकी गाड़ी लेकर इसको बिकवा दिया और बदले में इससे मैंने 5,000 रुपए ले लिए। वो नहीं होता ब्रोकर जिसको कहते हैं, ब्रोकर एक सर्विस होती है, वो एक काम होता है। तो ये ब्रोकर का जो 5,000 रुपए ना, इसको इंक्लूड करेंगे दोस्त, गाड़ी की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन जो ब्रोकर होगा ना, ब्रोकर, उसकी इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है, वो एक काम कर रहा है और उसके बदले कमाया गया पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। सिंपल जी बात है, हराम का पैसा इंक्लूड मत करना, ठीक है। ये जो होता है ना सारा, जो ये स्कॉलरशिप होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, ये सब हराम का पैसा है। काम नहीं किया ना फिर भी पैसा मिल गया ना, हराम का पैसा है, उसको इंक्लूड मत करना। मेहनत करके काम किया है, पैसा मिलेगा, बिल्कुल आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर बिल्कुल इंक्लूड नहीं होते, देखो विल नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स बड़ा प्यारा एग्जांपल है, बड़ा प्यारा पॉइंट है। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जैसे कि सट्टाबाजी, है ना, जो तुम्हारे दोस्त है ना जो सट्टेबाजी करते हैं क्रिकेट विकेट की, ऐसे चांटे लगाना उनको, क्योंकि एक तो बहुत खराब चीज है, दूसरी बात नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होता। क्यों, मार मार के बोलना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता फिर भी तो सट्टेबाजी करेगा, है ना, तो ऐसे करके उनको मारना भी तुम्हारे याद भी हो जाएगा, काम आएगा, देख रहे हो। तो बेसिकली विंडफॉल गेन्स का मतलब ये होता है कि कोई लॉटरी सिस्टम हो, तुम जुआ खेलोगे, इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, या फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे पैसा लगा रहे होते हो, इसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई विंडफॉल गेन्स जो है यहां पर इंक्लूड नहीं होते, इनकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। कोई प्रोडक्ट नहीं बना ना, कोई वैल्यूएबल सर्विस नहीं दिया आपने। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑक्यूपाइड प्रोडक्शन यूनिट्स, जैसे कि मान लीजिए वही वाली बात, जो खुद की बिल्डिंग पे काम कर रहे हो तो वही इंप्यूटेड वैल्यू जो आप लगाते हो ना, उसी को कह रहा है कि खुद की बिल्डिंग का रेंट अगर आप दे रहे हो, या मतलब खुद की बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, रेंट नहीं दे रहे हो, तो उसका एक इमेजिनरी रेंट आप दे चुके हो, ऐसा मान लेते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, कोई पुरानी सेविंग्स है, जैसे कि मान लीजिए डेथ ड्यूटीज है कि मरने के बाद कोई पैसा मिलता है अगर आपको, गिफ्ट टैक्स होता है कि अगर आपको गिफ्ट मिला उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर आपके पास इंटरेस्ट टैक्स हो गया, ऐसा कुछ है, तो ये सब चीजें बेटा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती है, ठीक है। दे आर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ, ये वेल्थ के ऊपर दी जाती हैं, पास्ट सेविंग्स पे दी जाती हैं, इससे कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई सामान नहीं बना है, मरने के बाद पैसा मिला है ना, या ऐसा कुछ चीज है जिसका आपने कमाया नहीं है, तो वेल्थ है बेटा, आपकी संपत्ति है, इससे कोई सामान नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, चलो जी एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी थोड़ी नॉलेज इंप्रूव हो और आपको इसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एनडीपीएफसी का, वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, NDP@FC में हम लिखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे, बाइफरकेट तो अपन नीचे कर ही देंगे इसको। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा सीधा दिया हुआ है 2000, तो भैया एक काम करो, COE यहां दिया हुआ है तो इसको यहां लिख दो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहां दिया हुआ है, फिर ऐड क्या करोगे, देखो अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है बेटा रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, प्लस क्या आएगा इसके अंदर आएगा बच्चे इंटरेस्ट, कोई अगर आपको ब्याज मिल रहा हो तो वो आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ और क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके साथ साथ और क्या आ जाएगा बच्चे,
अगर प्रॉफिट जो है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट की अगर आपको बाइफर्केशन दिए गए हैं तो इसमें आ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस उसके साथ क्या है, डिविडेंड्स। ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। प्रॉफिट आप इसको 3 हिस्सों में भी बांट सकते हो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो रेंट एंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ 800, तो रेंट और इंटरेस्ट ले लो, रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, हटाओ यहाँ पे, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, तो भैया लो कॉर्पोरेट टैक्स हमने ऐड कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स सिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन हटाओ, अभी यहाँ पे सब्सिडी हटा दो, डिविडेंड्स यहाँ पे देखो, डिविडेंड्स देखो, डिविडेंड्स दिया हुआ है, डिविडेंड्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आ गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ही रिटेन्ड अर्निंग होता है। कैसे सर, कैसे पता चला? ये वो पैसा है जो अभी जनता में बटा नहीं है, शेयर होल्डर्स में बटा नहीं है, ओनर्स में बटा नहीं है, ये प्रॉफिट अभी भी रखा हुआ है। तो देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 100 करोड़ कमाए थे, 40 करोड़ नहीं बांटे किसी में भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग ये कितना है जी, ये 300 है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो यहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज मिक्स्ड इनकम। लो भैया मिक्स्ड इनकम यहां पर लिख दो। अब इनकी वैल्यूज लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला वाला है भैया 2000 प्लस, दूसरा वाला क्या है बेटा 800, तो लिख दो यहां पे 800, ठीक है। तीसरा वाला क्या है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज 460, है ना, 460 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास सब्सिडी डिविडेंड्स हो गया 940, ठीक है। ये हो गया आपका 300 हो गया, और हट जा भाई, हाँ 940 प्लस 300, ठीक है, 300 हो गया, और लास्ट इज 200, तो 200 और ऐड कर दो। तो देखो आपका पूरा टोटल कितना आएगा, 2000 प्लस 800 प्लस 200 यानी कि 3000 हो गया, ठीक है। 3940 में 60 ऐड किया, कितना हो गया बेटा 4000 हो गया, 400 4400 4700, तो टोटल आपका एनडीपी एट एफसी जो आया है वह है 4700। ये क्या है बेटा आपका पूरा का पूरा डोमेस्टिक इनकम, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। और अपन को निकालना क्या था, हमें निकालना भी डोमेस्टिक इनकम ही था। बहुत बढ़िया, तो लो भैया अपना आंसर आ गया। देखो एक चीज ये याद रखो, कोई चीज जो हमने इस्तेमाल नहीं करी, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हमने इस्तेमाल नहीं किया, डेप्रिसिएशन हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने सब्सिडी इस्तेमाल नहीं करी, हमने एनएफआई इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई बात नहीं। हर चीज जो वैल्यू दी गई है उसको इस्तेमाल करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। एग्जाम टाइम में बड़ा ये लगता है कि अरे यार एक वैल्यू छूट गई, क्या करें, इसका भी ऐड वैड कर दें, कुछ कर दें क्या। जानबूझ के मत क्या करो, जितनी जरूरत है उतना ही क्या करो, जो पूछा है वही ऐड करना है। कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी होती है, तो भैया ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपने सारे सीक्वेंस में वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ सीधा ये देख रहे हो तो प्रॉब्लम होगी, ये बात याद रखना, ठीक है जी। चलो जी, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें होमवर्क, ये भी तुम मेरे सामने अभी करो, वीडियो को पॉज कर लो, मैं साइड हट रहा हूं, पॉज करके आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। चलो बेटा, आई होप तुम्हारा आंसर आ गया होगा, कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि हर एक के आंसर मैं चेक भी करूंगा। अब चलते तीसरे वाले मेथड के ऊपर। ये दिखने में डरावना लगेगा, सुनने में भी डरावना लगेगा, लेकिन है बहुत ही चुन्नू बुन्नू सा दोस्त। तो जैसे बाकी चीजें समझ आई, ये भी समझ आ जाएगा, घबराना नहीं है, बस सुनते रहना है ध्यान से। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, देखो अगर मान लीजिए आप काम करने गए थे और आपने 100 करोड़ रुपए के सामान बनाए हैं, तो आपको अगर वो सामान खरीदना हो तो आपको कितना पैसा लगेगा, आपको 100 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि जितना सामान बना है उतना ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो टोटल जो खर्चा है वो जीडीपी के बराबर होता है। जीडीपी क्या बताता है, टोटल प्रोडक्शन बताता है, और खर्चा क्या होता है, आपने जितना सामान बनाया उतना ही आपने खर्चा किया। दैट इज वाई एक बहुत ही प्यारी चीज समझ आती है कि फैक्टर इनकम जो भी आपने कमाया, यानी कि जितना भी पैसा आपने कमाया, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आपने कमाया है, वो सब आप खर्चा करते हो सामान और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। इसीलिए जब सारा का सारा खर्चा सम अप किया जाता है तो वो जीडीपी के बराबर हो जाता है। टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू जीडीपी, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा, इसका एक और पॉइंट बहुत अच्छा है कि इसके नाम क्या है दूसरे, इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ये इसके दूसरे और नाम है। तो इनको अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से ना समझ पाए तो ये दो नाम भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। अब मालिक इतना खर्चा हो ही है तो थोड़ा सा और कर लिया जाए, क्या बात है। देखो
अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड को आप कैसे समझ सकते हो। जब तक मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड, एक बार दिमाग में अपने आप से पूछिए कि हमारे यहां पे कितने सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी में। तो आपका मन कह रहा होगा सर हमारे यहां पे 3 नहीं 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर होते हैं, दैट इज एक हमारा हाउस होल्ड, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है भाई साहब हमारे पास सरकार, एक होती है हमारे पास सरकार, एक होता है हमारे पास फर्म यानी कि बिजनेस, और एक होता है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि देश विदेश में जो हमारा सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर कहलाता है, उसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब बेटा खर्चा तो हर एक सेक्टर करता है, जैसे कि हाउस होल्ड है, ये कैसा खर्चा करते हैं, इसे कहते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनली आपके जो घर में लोग रहते हैं वो क्या खर्चा करेंगे उसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इनको PFCEB कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। ये होता है कि घर कितना खर्चा करता है। ये जो साबुन खरीदते हो आप, राशन खरीद के लेकर आते हो, ये सब क्या है, ये सब खर्चा ही तो होता है। तो घर के जो खर्चे वो यहां लिखे जाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्त, एक होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सिर्फ घर के खर्चे, जैसे कि आपके मेरे हम सबके घर के खर्चे होते हैं ना, उसे हम हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहां पर एक और पॉइंट होता है जिसे कहते हैं प्राइवेट, पूरा अच्छे से लिख देता हूं डिस्क्राइब करके, सुनने में देखो घबराना मत नाम देखकर, मैं पहले ही बोल रहा हूं घबराना नहीं नाम देखकर, लंबा नाम रहेगा लेकिन बहुत सिंपल चीज होती है। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट institutions serving what? Household final consumption expenditure, household final consumption expenditure। भैया ये क्या है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ क्या लिख दिया आपने? सिंपल सी चीज है, एनजीओ कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा नहीं करता है, वो सिर्फ खर्चा करता है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए खर्चा करता है। जैसे मान लीजिए कोई अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लगते होंगे तो उनकी सैलरी बांटता होगा, उन बच्चों को खाने पीने के लिए, कपड़े देने के लिए, उनकी स्टेशनरी आइटम्स के लिए खर्चा लगता होगा। तो जो बिना प्रॉफिट कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है एनजीओ द्वारा, उसे हम इस कैटेगरी में डालते हैं, वो भी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में माना जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में माना जाता है। और हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानेंगे कि हमारे घर का खर्चा, साबुन लाना, ये लाना, वो लाना, ये सारे सामान भी हमारे घर का खर्चा होता है। एनजीओ का खर्चा और हमारे घर का खर्चा मिलाकर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। अब सरकार क्या खर्चा करती है? सर सरकार का खर्चा सिंपल होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के खर्चे क्या? स्कूल चलाना, हॉस्पिटल्स चलाना। ठीक है, इसको हम लिखते हैं GFCE। सरकार के खर्चे क्या होते हैं बेटा? स्कूल्स चलाना, हॉस्पिटल्स चलाना, फ्लाईओवर्स बनाना, ये सब होते हैं ना इनके खर्चे। तो सरकार के अपने अलग खर्चे हैं दोस्त, हाँ या ना। अब आता है बिजनेस। अब बिजनेस वाले पॉइंट पे क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना। इसमें होता है हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहां पर खर्चे किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्या किए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, क्या आपकी दुकान है तो आप गोडाउन के लिए सामान खरीदते हो ना बाद में बेचने के लिए, तो ये सारी की सारी चीजें फर्म के खर्चे माने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कैटेगरी होती है। देखो इसका नाम ना मिलता जुलता होता है एक इसकी सब ब्रांच से, एक इसके सब हेडिंग से। सब हेडिंग क्या है, ध्यान से सुनना। ग्रॉस वर्ड एकदम सेम है, कैपिटल फॉर्मेशन भी सेम है, और ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको अलग लाल कलर से लिख देता हूं, फिक्स्ड। तो इसे क्या कहते हैं बेटा?
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ये? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो आप सामान खरीदते हो, मशीनें खरीदते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, वो बिजनेस जो बिल्डिंग बनाए, दुकान बनाए, कोई मशीन खरीदे, उसे हम यहां पर लिखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। इसके अंदर एक और सब हेडिंग क्या होती है सर? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है माल खरीदना, माल यानी स्टॉक में कोई चेंज होना। बेसिकली चेंज इन स्टॉक को दूसरा नाम कहते हैं, चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गया? अब इसके भी दो पहलू हैं। दो पहलू क्या है? ये ग्रॉस वैल्यू है, तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, दो हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा दूं तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? तो मेरे बड़े प्यारे बच्चे हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है सारी चीजें। ये बन जाएगा नेट वैल्यू बन जाएगा। नेट वैल्यू किसका? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का ये क्या बन जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का नेट वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दिया तो बचा क्या? नेट वैल्यू है। ये तो मैं पिछले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं, कंटिन्यूएशन में सारी चीजें चलती हैं दोस्त। ठीक है, लेकिन एक यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था, और मैं बताना चाहता भी हूं, क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन होती है। मान लीजिए आपके सारे खर्चों में अगर ये लिखा है कि आपने घर बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो आप इसको कहां ऐड करोगे? यहां ऐड नहीं करोगे। घर का खर्चा घर बनाना नहीं होता, घर का खर्चा उसका राशन, उसको मेंटेन करना होता है। घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसीलिए इसको यहां नहीं, इसको हम यहां लिखते हैं। समझ आया? सो ये जस्ट बिकॉज यहां लिखा होता है ना घर का कंस्ट्रक्शन, तो आप फटाक से इसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। ये नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहां पर लाया जाता है, इसको यहां पर मेंशन किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मेरे बिना बताए तुम्हें पता है, मेरे को पता है कि भाई नेट एक्सपोर्ट्स कहे जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा आप बाहर से कमाते हो, कुछ पैसा आप बाहर को खर्चा कर देते हो, कुछ इंपोर्ट होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये रहा भैया एक्सपोर्ट, ये रहा भैया इंपोर्ट्स, दोनों का डिफरेंस वैल्यू ही क्या होता है? आपका नेट एक्सपोर्ट्स माना जाता है। दोनों का डिफरेंस वैल्यू ही नेट एक्सपोर्ट्स माना जाता है। वो तो आप निकाल सकते हो, आपको ऑलरेडी बहुत पता है पहले से ही। ठीक है, दिस इज द होल एक्सपेंडिचर मेथड, और ये आपको क्या देता है? जीडीपी एट एमपी की वैल्यू देता है। और इसके आगे का तो प्रोसेस आप जानते ही हैं कि जीडीपी एमपी की वैल्यू के बाद आप उसको नेशनल इनकम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है। देखने में डरावना लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, तो इसको आप जीडीसीएफ भी कह सकते हो, जीडीसीएफ, और इसे आप नेट एक्सपोर्ट यानी कि एनई ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास इसका पूरा ये जो चार्ट है क्लीन फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको जीडीपी की वैल्यू दे देगा, है ना? या आपने यहाँ पे क्लीन वैल्यू बना रखी है तो इसको देख सकते हो चाहे तो। अगर वो नहीं समझ आए, मेरी गंदी है, सॉरी बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग जो है शायद आपको ना समझ आए, तो यहाँ से भी देख सकते हो। क्लियर? चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्लियर? चलो जी, ये तुम्हारे पास इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एसी टीवी वगैरह खरीद लेना। ये गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं? स्कूल बना देना। ये डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वालों को सैलरीज दी जाती है कि नहीं दी जाती हैं, वो सब देना। एजुकेशन पे खर्चा करना, वेलफेयर पे खर्चा करना, है ना? ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? आपने कोई मशीन खरीद ली, है ना? कोई प्लांट खरीद लिया, कुछ ऐसा कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, आपने कोई रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर लिया, जैसे कोई बिल्डिंग बना ली, नया घर बना लिया। तभी मैंने बोला था नया घर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। देखो क्या बोला था, घर कहां बनेगा? घर कहां बनेगा? घर यहां बनना चाहिए भैया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि ब्रिज बना देना, सरकार ये बना देती है सारी चीजें, तो ये इसके अंदर भी माना जाता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक जो अपने पास है। नेट एक्सपोर्ट्स आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ये प्रोसेस हमें कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है बच्चे,
अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में दो चीजें क्या होती हैं, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये 3 हिस्सों में बटा होता है। ये जो मैंने बात बोली थी ना यहाँ पे, ये जो लाल कलर से, ये 3 हिस्सों में बटा होता है। मतलब ये तो इसका एक डिस्क्रिप्शन है, पर इसके अंदर भी 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या क्या होती हैं बेटा, ये देखो। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस की मशीन खरीदने में लगता है। यहां पर कोई अगर आपने बिल्डिंग बना ली वो, या फिर कोई फ्लाईओवर्स बना लिए वो, तो ये तीनों के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको इधर इजी एक डायग्राम फॉर्म में आप समझ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो जी, ये इसके कुछ प्रोसेस है कि आप पहले सबके खर्चों को ऐड करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये देखो, PFCE, GFCE, GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया X माइनस M, ये आपको क्या दे देगा, जीडीपी का वैल्यू दे देगा। जीडीपी की वैल्यू के साथ आप क्या करोगे, फिर आप NFIA ऐड करो, डेप्रीसिएशन माइनस करो और NIT माइनस करो। जैसे ही आप डेप्रीसिएशन NIT माइनस करके NFIA ऐड करते हो, गेट योर नेशनल इनकम। ठीक है, समझ आया। नाउ क्विकली एक ये बात और समझ लीजिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, इनके क्या ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो आपके रॉ मटेरियल है, इनके खर्चों की आपको ऐड नहीं करना है, इनके खर्चों को ऐड नहीं करना। रॉ मटेरियल के लिए जो खर्चा हुआ है, जो पैसा दिया गया, उसको ऐड नहीं करना होता। ट्रांसफर पेमेंट्स, अगर कोई पेमेंट आपने ट्रांसफर करी है कि सामने वाले ने काम नहीं किया, जैसे पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी, आपने कोई काम किया था क्या, नहीं, तो उनकी तरफ से जो पेमेंट हुई है उसको खर्चे को भी हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड हैंड गुड्स का कोई पेमेंट हो, उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। कोई फाइनेंशियल एसेट को परचेज किया हो, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको भी नहीं किया जाएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और एक्सपेंडिचर ऑन ओन कैपिटल अकाउंट, यानी कि मान लीजिए प्रोडक्शन पे अगर आपने कोई खर्चा किया, जैसे कि वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल, खुद की प्रॉपर्टी अगर हो और उस पर खुद ही रेंट नहीं देते हो, तो उसे इंप्यूटेड वैल्यू मान नहीं जाती, उसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वही वाली बात है जो मैं दोबारा आपको समझा चुका हूं। तो हर किसी के सेंस में एक ही टाइप का आपके पास क्वेश्चन है ना, सारे प्रिकॉशंस हैं। एंड में और बता दूंगा और क्या क्या होते हैं बाय द वे। चलो जी, अब आगे बढ़े, चालू करें। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, NDBFC निकालना है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका बहुत सिंपल है, दैट इज GDP एट MP निकालने के लिए, GDP एट MP निकालने के लिए आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सबको ऐड करो, तुम्हारा आंसर आता है। देखो सबसे पहले तो जीडीपी एमपी के लिए तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सारे वो वैल्यूज दी गए। देखो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 है, लिख दो 400, इधर 400 लिख दो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 100, लो लिख दो 100 लिख दो इधर। ठीक है, ये भी ले लिया। चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत है क्या, जब ऑलरेडी मुझे बड़ा वाला वैल्यू मिल गया है तो उसके अंदर की वैल्यू मेरे किस काम की, जब मुझे टोटल अमाउंट ही मिल गया है तो अंदर का मेरा वैल्यू किस काम का, तो इसको नहीं लेंगे। इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है तो इसको नहीं लेंगे। चेंज इन स्टॉक तो इसी के अंदर आता है ना। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अभी छेड़ो मत, जीडीपी की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि अपन अभी NFIA को मत छेड़ो, ये अपने तो वैसे भी कोई काम का नहीं, कोई डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे। नेट एक्सपोर्ट्स ये हमारे काम का है, माइनस कर दो 20। ठीक है, माइनस कर दो 20 माइनस कर दीजिए। और लास्ट 2 पॉइंट है, डेप्रीसिएशन को भी मत छेड़ो, तो ये हो गया इंक्लूड। और ये ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 100, इसको भी ऐड कर दो, ये ऐड हो गया। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 500 और ये 600, 600 माइनस 20 यानी कि 580। तो जीडीपी का वैल्यू जो आया है आपका वो आया है ₹580 करोड़। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो भाई साहब इसको NDPFC बनाना है, NDP एट FC बनाना है, डोमेस्टिक इनकम। तो जीडीपी एमपी में माइनस किया जाए डेप्रीसिएशन और माइनस किया जाए NIT, आपका आंसर आ जाएगा। तो 580 में से माइनस किया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बेटा याद रखना, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं, बहुत बार बता चुका हूं, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो याद रख लेना, क्योंकि डेप्रीसिएशन सीधा सीधा नहीं लिखा होगा, दूसरे नाम बहुत देते हैं लोग। 20 माइनस करो इसमें से, 20 माइनस कर दो। ठीक है, और NIT ये रहा अपने पास NIT, दैट इज 60, तो 60 माइनस कर दीजिए। ठीक है,
580 में से जब मैंने 80 माइनस कर दिया तो आई विल गेट माई NDP एट FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम रुपीज 500 करोड़। 500 करोड़ मेरी नेशनल इनकम है दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया? ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो और प्रैक्टिस बहुत करनी है इनको आपकी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सारे के मैंने ना आपको एक एक क्वेश्चन दिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट डाउन लिखो। चलो बेटा, आई होप कि तुम्हारा इसका भी आंसर आ गया होगा और तुमने कमेंट में इसको जरूर लिखा होगा आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीनों मेथड से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करके बताता हूं कि तीनों मेथड से आंसर तुम्हारा सेम ही आता है। इसे हम रिकंसिलेशन ऑफ 3 मेथड्स कहते हैं, यानी कि तीनों को रिकंसाइल किया है, तीनों को एक साथ करके बता रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करके मैं बताता हूं। देखो आपके पास ये तीनों मेथड सामने है, जहां पर आपके पास यहां पे कितनी वैल्यू आपने ऐड किया, GVA MP ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर उसका GDP का वैल्यू आएगा, उसमें डेप्रीसिएशन NIT माइनस करिए, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, उसमें NFI ऐड करिए, नेशनल इनकम आ जाएगी। यहां पर क्या होता है, इनकम मेथड में आपने जो पढ़ा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सब आपके सामने है, सबको ऐड करो। सीधा GDP नहीं, NDP-FC आता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम आती है। NFI ऐड करो, नेशनल इनकम आ जाएगी। सेम में PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट एक्सपोर्ट, सबको ऐड करो, सारे खर्चों को, सारे सेक्टर के। GDP आएगा, GDP में से डेप्रीसिएशन NIT माइनस करो, डोमेस्टिक इनकम आएगी, उसमें NFI ऐड करो, नेशनल इनकम हो जाएगी। देखो यहां से इन दोनों का प्रोसेस सेम होता है, ये देखो यहां से यहां दोनों का प्रोसेस सेम होता है, ऊपर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, हाँ आई नो, इसमें तुमने देखा होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला तुमने पॉइंट पढ़ा होगा, लेकिन हमें वही निकालकर हर एक सेक्टर का उसने वैल्यू दे दिया है, तो हम तीनों का ऐड करके GDP निकाल सकते हैं, है ना। ये ऑलरेडी GVA कैसे निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, तो ये उन्होंने ऑलरेडी निकाल कर दे दिया आपको वैल्यू, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तीनों से, वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों से करना है। पहला चालू करते हैं हमारा वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर 1600 है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 2500 है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर 1200 है, यानी कि 1600, 2500 और 1200। तो देखो यहां पर क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का है भैया 1600, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का है 2500, ठीक है, और टर्शरी सेक्टर का कितना है बेटा 1200। इनका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 0 0, ये हो गया भैया अपने पास 8 और 2, 8 और 5 दैट इज 13, 3 बन गया, कैरी किया, दैट इज ये हो जाएगा 5, यानी कि 5300 जो है इसका क्या है बेटा, GDP है, ये GDP आ गया अपना। ठीक है, अब 5300 में GDP में मुझे डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू को नेट बनाने के लिए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए मुझे NIT माइनस करना पड़ेगा। देखो डेप्रीसिएशन और NIT यहां पर हमें दे रहा है, तो देखो डेप्रीसिएशन कहां मिलेगा, देखो यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये देखो डेप्रीसिएशन यहां है, तो 500 करोड़ डेप्रीसिएशन इधर रहा, NIT 700 करोड़ ये रहा, दोनों को माइनस करना रहेगा। डेप्रीसिएशन 500 करोड़ है, माइनस कर दो 500 करोड़, NIT कितना है बेटा 700 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 700 करोड़ था, 700 करोड़ है, दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया हमारा मिला के 1200, 1200 को माइनस किया हमने 5300 में, तो हो गया ये 4100, है ना, 4100। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो 4100 करोड़ है। ठीक है, 4100 करोड़ है, ये सारे करोड़ में वैल्यू बाय द वे, है ना, सारे करोड़ में वैल्यू है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं, NFIA और ऐड करना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। NFIA कितना है बेटा, 100 करोड़ हमारा NFIA है। चलो भाई बहुत सिंपल है, फिर तो अब आ गया अपना आंसर। इसमें हम 100 करोड़ अगर और ऐड कर दें, यानी कि ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 100 करोड़ और, तो हमारा फाइनल आएगा आंसर दैट इज 4200 करोड़ इज योर नेशनल इनकम। ये निकल गया तुम्हारा, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा इनकम मेथड से। इनकम में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1500 है, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 है, इंटरेस्ट तुम्हारा 450 है। देखो एक करके लिखते हैं, 1500, 1000 और 450, 1500, 1000 नहीं, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 है ना, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 है, रेंट एंड रॉयल्टी है 1000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम्हारा 450, 450 इंटरेस्ट है,
और मिक्स्ड इनकम 600 है, 450 इंटरेस्ट है, 450 इंटरेस्ट है। मिक्स्ड इनकम कितना है तुम्हारा, इंटरेस्ट तुम्हारा 450 है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 550, मिक्स्ड इनकम है 600, मिक्स्ड इनकम है 600 और ये है 550। इसका टोटल कर लो, टोटल कर लो, टोटल करोगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा, ये हो गया देखो 2500, 2500 और ये मिला के हो गया 1000, 1000 हो गया तो ये हो गया 3500, 3500 और 600 हो गया 4100। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 4100, 4100। ठीक है, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम कितना आ गया बेटा, 4100। अच्छा, इसको मैच कर सकते हो बाय द वे, आप इसको मैच कर सकते हो, देखो यहां भी 4100 है, यहां भी 4100 है, चलो बहुत बढ़िया है। एनएफआईए कितना है हमें ऑलरेडी पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, दैट इज एनएफआईए 100 करोड़ है। तो लो भैया यहाँ पे आ जाओ, फटाक से इसमें 100 करोड़ ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 4200 करोड़ इज योर डोमेस्टिक नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, नेशनल इनकम आ जाएगी 42 करोड़, 42 करोड़ नहीं सॉरी 4200 करोड़। ठीक है, समझ आ गया। और तीसरा वाला मेथड, इसको भी अपन फटाक से कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास तीसरा वाला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में वी हैव, ये हो गया हमारा यूज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये है। हाँ देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 650। तो लो भैया इधर लिखते जाते हैं, ये भैया 3500 है हमारा, 3500। ठीक है, इस सरकार का खर्चा कितना है बेटा, कितना था, एक तो वैल्यूज ही भूल जा रहा हूं बार बार, 650, 1300, 650 और 1300। देखो तो 650 ये रहा, 1300 ये रहा, 1300 ये रहा। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट्स कितना है बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स है आपके पास, नेट एक्सपोर्ट्स है आपके पास दैट इज माइनस का 150, माइनस का 150, माइनस का 150। तो देखो इसका टोटल वैल्यू जो आएगा ना वो 3500 प्लस, अच्छा इसमें 3500 650 में से 150 हटा दो तो 500 बन जाएगा, तो 3500 यानी कि 4000, 4000 में 1300 ऐड किया तो कितना हो गया 5300। तो लो भैया 5300 जीडीपी आ गया हमारा। क्या ये सही है, हाँ सही है भैया, उधर भी हमारा 5300 ही था। डेप्रीसिएशन तुम्हें पता है ऑलरेडी कितना है, 500 है। लो भैया क्यों बार बार घूमना उधर, 500 करोड़ माइनस करो, 700 करोड़ माइनस करो, 700 करोड़ माइनस करो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा, ये आ जाएगा भैया फिर से 4100 है ना करोड़। और इसमें तुम जैसे एनएफआईए ऐड करोगे दैट इज 100 करोड़, तुम्हें ऑलरेडी पता है एनएफआईए 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, इधर भी कॉपी मार दो क्योंकि सेम ही तो होगा, अलग थोड़ी होगा। 100 करोड़ तुम ऐड करोगे तुम्हारा नेशनल इनकम आ जाएगा 4200 करोड़, दैट इज योर आंसर फ्रॉम ऑल द 3 मेथड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, समझ आया। ये है रिकंसिलेशन, भले कोई सा भी मेथड हो सबसे आपका आंसर सेम ही आने वाला है, बस कैसी इंफॉर्मेशन दी है वो बताता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा निकालने के लिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चाहो तो नीट एंड टाइडी वर्क यहां पे भी तुम्हें मिल जाएगा, तो इधर भी देख सकते हो। क्लियर, चलो देख लो, ये देख लो। ठीक है बेटा, समझ आ गया, आगे बढ़े। चलो जी देखो, अब हमारे पास ना कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, हम नेशनल इनकम में कौन सी चीज इंक्लूड करते हैं कौन सी चीज नहीं करते हैं, उसका मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हो, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। जो भी मैंने बताया वो सारी बातें मैंने चार्ट पे रीजन के साथ लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ये पढ़ते जाइएगा। देखो शेयर्स की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करते, है ना, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करते, शेयर्स की वैल्यू, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते, विंडफॉल गेन्स को नहीं करते, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन जैसे घर में गार्डनिंग करना, हाउसवाइफ वाले काम करना, ये सब मैंने बताया ना तुम्हें। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने हैं। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स तुम्हारे सामने है, कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो बताता है इसमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना, कोई सर्विस नहीं बनी, इनको इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। कोर रीजन इनका यही है, ना कोई प्रोडक्ट बना ना कोई सर्विस बनी, मत ऐड करो नेशनल इनकम में, सिंपल बात। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड क्या क्या होता है, ब्रोकर का कमीशन होगा कि भैया मैंने बताया था ना कि भाई भले ही आपने सेकेंड हैंड गाड़ी बेची उसको इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन जिसने बिकवाई उसको अगर आपने पैसे दिए तो आप इंक्लूड करोगे। शेयर्स ब्रोकर जो होते हैं उन ब्रोकर को जो आप कमीशन देते हो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, शेयर्स का पैसा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शेयर ब्रोकिंग इज अ एडवाइस, इट इज अ
एक्टिविटी, इट इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा, अब एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो कि 100% पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब ये हमेशा आता है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो अब इतना कुछ खास बचा नहीं है। तो देखो ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, इसका मतलब क्या है सर? देखो सिंपल सी बात है दोस्त, नेशनल इनकम आज के अनुसार और एक बेस ईयर के अनुसार हम एक कंपैरिजन करते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए हमारा ये साल है 2026 का और हमने प्रोड्यूस किए हैं कुछ 100 एप्पल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक एप्पल का कॉस्ट जो है वो अराउंड 10 रुपए है, 10 रुपए का एक एप्पल पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं कि नेशनल इनकम, कि आपने पूरे साल भर में एक पीरियड में आपने 100 एप्पल्स बनाए और एक एप्पल 10 रुपए का, यानी कि आपकी जो इनकम है पूरे देश की वो 1000 रुपए है, या मान सकते हैं ये हमारी नेशनल इनकम है 26 के हिसाब से, 2026 के हिसाब से। ठीक है, पर मान लीजिए थोड़े साल पहले चलते हैं, 2020 में चलते हैं। 2020 में भी ताज्जुब से यानी इत्तेफाक से हुआ क्या, आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे टोटल, यानी कि 100 एप्पल ही बनाए हैं, 5-6 साल पहले भी आपने 100 एप्पल ही बनाए थे, मतलब इत्तेफाक की बात होगी। ठीक है, चलो एक एप्पल जो है उस टाइम कितने का था भाई? कुछ साल पहले होगा तो शायद प्राइसेस कम होंगी, यानी कि 5 रुपए का एक एप्पल होगा। तो अब आपको नेशनल इनकम कैसी दिखेगी दोस्त? अब आपको जो नेशनल इनकम है ना, प्रोडक्शन आपका सेम है भले, लेकिन आपको अब नेशनल इनकम दिखेगी 500 रुपए। क्यों? मतलब पिछली बार हमने 100 एप्पल बनाए, मतलब इस साल हमने 100 एप्पल बनाए, तो हमारी इनकम दिख रही है 1000 रुपए। ठीक है, और पिछले कुछ 6 साल पहले उतना ही काम किया था, उतना ही सामान बनाया, लेकिन हमारी इनकम है 500 रुपए। तो आप अगर इस चीज को अगर भूल जाएं और सिर्फ ये देखें कि 2020 में 500 रुपए कमाए थे और आप अगर देखें 2026 में 1000 रुपए कमाए हैं, तो एक देखकर क्या अंदाजा लगता है कि भाई हमारे देश की तरक्की हो रही है दोस्त, हमारे देश की तरक्की हो रही है, हमारे देश में हम दुगना कमाने लग गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने सही में ज्यादा बनाया है कि महंगाई के वजह से ये नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिख रही है? सर अब लॉजिक समझ आया, यानी कि ये महंगाई की वजह से इनकम बढ़ी हुई दिख रही है, जबकि काम तो हमने उतना ही किया है। 100 एप्पल अभी बना रहे हैं, पहले भी आपका 100 एप्पल ही बना रहे थे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ महंगाई की वजह से हुआ है। इसीलिए हमें जो ये रियल पिक्चर दिखाता है, एक रियल पिक्चर दिखाता है, वो बताता है कांस्टेंट प्राइस, असलियत बताता है कि रियलिटी में आपकी जो नेशनल इनकम है या जीडीपी है, ये रियलिटी में तो आप एक बेस ईयर लीजिए, आप एक स्टैंडर्ड ईयर मान लेते हैं कि ये ईयर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थे, सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा 2020 में था, और इसके अकॉर्डिंग हम आज का कंपैरिजन करते हैं कि हमारी इनकम ज्यादा है तो सिर्फ महंगाई की वजह से कि सही में मेहनत ज्यादा करी हमने। ये आपको एक रियल प्रूफ देता है। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, यानी कि करंट प्राइस पे नेशनल इनकम, यानी कि आज के अनुसार क्या है। ठीक है, 2000, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। नॉमिनल यानी कि करंट प्राइस पे होती है आज के हिसाब से, तो नॉमिनल वर्ड याद रखना। ठीक है, और जो असलियत बताता है उसे हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। रियल मतलब जो असलियत की पिक्चर बताता है, रियल क्लैरिटी बताता है। इसमें कोई इन्फ्लेशन के रेट्स नहीं होते हैं, आपने जितना काम किया है वो बताइए। देखो होता ना कि मैं अपने आप को आज से, जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था, मैं पहले से कंपेयर करूंगा तो थोड़ा सा अंतर होगा ना भाई। मैं इंप्रूव्ड हूं, एक बेटर वर्जन हूं अपना, हर साल बेटर होता जाता हूं, अपने आप को बेटर करता हूं। उससे कंपेयर करूंगा तो मुझे अपनी असलियत पता चलेगी। तो कंपैरिजन आपको अपने बेस ईयर से करना पड़ता है। ठीक है, समझ आया? चलो जी, कांस्टेंट प्राइस समझ आया बच्चे? ठीक है, ये फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए कई बार हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो जी, नेशनल इनकम को क्यों निकाला जाता है बेस ईयर पे? मैंने आपको बताया कि आपको असली पिक्चर बताता है और सही एस्टिमेट्स बताता है कि महंगाई की वजह से तो नहीं आपकी प्राइसेस बढ़ रखी हैं, नेशनल इनकम ज्यादा दिख रही है। इसको कन्वर्ट करने के लिए, निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम ऑफ करंट प्राइस, यानी कि जो करंट प्राइस थी आपकी, मान लीजिए 1000 रुपए, 1000 रुपए आपने कमाए ना, करंट प्राइस है। ठीक है, और मान लीजिए करंट प्राइस इंडेक्स इसका कितना होगा? करंट प्राइस इंडेक्स मान लीजिए 200 इसका करंट प्राइस इंडेक्स है, 200 इसका करंट प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, और इनटू कर दिया अपन ने 100, तो अपन को क्या समझ आएगा? ये देखो कट गया। तो आपको जो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस, यानी कि
आप बेसिकली क्या निकाल रहे हैं अपन, ये कन्वर्ट कर रहे हैं करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस से। तो ये बोल रहा है कि नेशनल इनकम आज की कितनी है, 100 रुपए, 1000 रुपए, है ना। और प्राइस इंडेक्स क्या है, आपने अगर इनका इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में तो आपको याद होगा, ये थोड़ा सा परसेंटेज बताता है कि कितना गुना प्राइस बढ़ गई होगी। तो ये बता रहा है 200%, यानी कि दुगना प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मैंने दुगना प्राइस परसेंट बढ़ चुका है ऐसा मैं बता रहा है ये। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा ना तो व्हाट आई विल गेट माय आंसर दैट इज 500। और क्या 500 ही मेरी कांस्टेंट प्राइस थी, नेशनल इनकम की कांस्टेंट प्राइस थी? हाँ सर 500 ही थी। तो आप इसे निकाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कि आज की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, उसको परसेंट को डिवाइड करूं आज की इनकम से, मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो मेरे को मैंने कितना पैसा बनाया होगा अगर मैं 2020 में होता, उससे कंपेयर कर पाऊंगा। तो ये देखो कंपैरिजन आ गया। क्लियर बच्चे, ये फॉर्मूला याद रखना, बस चीजों को रखते जाना। आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको ये वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू दी जाएगी, कोई भी 2 वैल्यू दी जाएंगे और आपको आंसर निकालना होगा, ठीक है बेटा। अब सेम कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे। बेटा नेशनल इनकम पढ़ लिया तो नेशनल इनकम के अंदर के ही पार्ट तो जीडीपी होता है ना। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, करंट ईयर की प्राइसेस पे आपने कितना प्रोडक्ट्स बनाए। रियल जीडीपी मतलब उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए उसको बताता है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपने जो है 100 बर्गर्स बनाए। चलो मैं थोड़ा अलग से समझाता हूं। देखो आपने मान लीजिए करंट ईयर में आपने 100 बर्गर्स बनाए और एक बर्गर का प्राइस है 50 रुपए। तो आपने नेशनल इनकम कितनी बना ली भैया, नेशनल इनकम कितनी बना ली आपने नेशनल इनकम बना ली भैया 5000, यानी कि आपकी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम बट कौन सी वाली, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, मैं इसको जीडीपी ले लेता हूं क्योंकि जीडीपी पढ़ रहे हैं ना अपन, तो जीडीपी ले लेता हूं। जीडीपी की वैल्यू कितनी है आपकी, जीडीपी एमपी कितना है आपका, ये कौन सी है, नॉमिनल है। नॉमिनल यानी कि करंट ईयर की प्राइस है। नॉमिनल जीडीपी कितनी है आपकी 5000 आपकी नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है बेटा। 5000 इज योर नॉमिनल जीडीपी। अब बेस ईयर की बात करूं तो क्या होगा, बेस ईयर में भी आपने मान लीजिए 500 ही बर्गर बनाए थे, सॉरी 100 ही बर्गर बनाए थे, 100 बर्गर्स बनाए और एक बर्गर का प्राइस उस टाइम पे 25 रहा होगा, है ना, 1 बर्गर। तो आज की डेट में आपका जीडीपी कितना दिख रहा होगा, जीडीपी एमपी कितना दिख रहा होगा, दैट विल बी अराउंड 2500 आपकी जीडीपी दिख रही होगी, हाँ या ना। तो ये बेस ईयर में जीडीपी 2500 थी और यहां पर जीडीपी आपकी 5000 है। तो जीडीपी देखकर तो लगेगा कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोडक्शन ज्यादा किस वजह से कर रहे हैं, कर नहीं रहे एक्चुअली में प्रोडक्शन, हमारी तो बस प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो इस चीज का भांडा फोड़ने के लिए हमारे पास आता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर समझ लो, जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन क्या होता है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर ये बोलता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है ना आपकी, उसको डिवाइड करो रियल जीडीपी से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जो आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका भांडा फोड़ देगा कि भैया कितना गुना प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। यानी कि ये है हमारे पास 5000, नॉमिनल जीडीपी 5000 है, रियल जीडीपी मेरे पास 2500 है बेटा। दोनों को अगर मैं हटाऊंगा इंटू 100 कर दूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी माई जीडीपी डिफ्लेटर विल बी 200। ये क्या बताएगा, ये बताएगा द प्राइसेस हैज रोज अराउंड 2 टाइम्स, दुगनी हो गई है प्राइसेस, नहीं हुई क्या। देखो 50 रुपए का बर्गर पहले 25 का था, तो दुगनी हो गई ना प्राइसेस। ये जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर को आप अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार हो सकता है जैसा नहीं होता वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस, वो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी होगी तो हाइपोटेनियस और बेस दे देंगे, बेस की निकालनी होगी तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे देंगे। तो 3 में से कोई 2 वैल्यू दी जाएगी तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी
इंटू 100। ये आपके पास पूरा प्रॉपर एक इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब उसको आगे जाके देखोगे ना तो देखो अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, रियल जीडीपी निकालना हो या सॉरी आगे निकालता हूं, हाँ ये देखो ये आपके पास फॉर्मूला रहा जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स जो कि यहां पे रहा नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी। अब इसको और कैसे निकाल सकते हो, इसको देखो रियल जीडीपी निकालना हो तो नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब देखो कैसे करना रहेगा इसको, ये देखो यहां पे देखो, ये देखो जीडीपी डिफ्लेट, अब रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी को इधर भेज दो, इज इक्वल टू नॉमिनल ऊपर ही रहेगा अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर तुम्हें दे देंगे। बेसिकली एक बात बताऊं, इसे ही हम लोग प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अब एक कॉमन चीज बताऊं, ये रियल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी, ये जीडीपी डिफ्लेटर अलग अलग दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा पीछे चल लो, बस थोड़ा सा पीछे चल लो, ये फॉर्मूला देखो, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी तो कहते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम भी तो कहते हैं, और प्राइस इंडेक्स नीचे रहा तो रियल नॉमिनल प्राइस इंडेक्स, देखो क्या है, रियल नॉमिनल प्राइस इंडेक्स, बस नाम चेंज और कुछ नहीं है, ठीक है, इनटू 100। समझ आया। नॉमिनल जीडीपी निकालना तो क्या करोगे, नॉमिनल के लिए नॉमिनल को इधर भेज दो, ठीक है, और रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर कर दो अपॉन 100 कर दो, तुम्हें ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी निकाल सकते हो, पता है तुम कुछ भी निकाल सकते हो इससे, एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन इट, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये हमारे पास कुछ ट्रू पिक्चर दिखाता है। अब इसके नीचे ना एक ऑब्जर्वेशन भी थी कि अगर मान लीजिए रियल जीडीपी ज्यादा है नॉमिनल जीडीपी से, रियल जीडीपी ज्यादा है, यानी कि आपकी बेस ईयर की प्राइसेस बहुत ज्यादा दिख रही हैं, बेस ईयर में आपने बहुत ज्यादा जीडीपी प्रोडक्शन किया है, तो हो सकता है बेस ईयर की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हों नॉमिनल ईयर से, करंट ईयर से हमारी बेस ईयर की प्राइसेस ज्यादा है, यानी कि 2020 में महंगाई ज्यादा थी या प्राइसेस ज्यादा थी और आज की प्राइसेस कम है, यह माना जा सकता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम होगा, इक्वल होगा, तो मतलब क्या है, आज की प्राइस और आज से कुछ साल पहले जो बेस ईयर की प्राइस है दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। और रियल जीडीपी अगर कम है नॉमिनल जीडीपी से तो ये बोला जाएगा कि आज की प्राइसेस ज्यादा है उस समय की प्राइसेस के अकॉर्डिंग, है ना, कि उस समय प्राइसेस कम थी आज ज्यादा है, दोनों बराबर है पहले की और आज की, और पहले की प्राइसेस ज्यादा थी आज की कम है, ये ऐसा बताता है। तो तीनों का एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है बेटा। इसका एक बेसिक क्यों नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी बेटर, क्यों रियल जीडीपी बेटर कौन होता है, कौन बेटर है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, एनी डे इट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ज्यादा बेटर है क्योंकि बेटर क्लैरिटी देता है, इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। रियल जीडीपी अगर असली में प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तभी आपको एक्चुअल वैल्यू बताएगा, ये महंगाई की वजह से नहीं बताएगा। जैसे नॉमिनल जीडीपी तो ये बता देगा कि ये प्राइसेस बढ़ गई इसलिए नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिख रही है, रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब आप असली में प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो असलियत तो ये बताता है दोस्त, ठीक है। रियल जीडीपी बेटर मेजर होता है क्योंकि पीरियोडिक कंपैरिजन करने के लिए फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर डिफरेंट ईयर्स, क्योंकि भाई अच्छा होता है ना, आप कंपेयर कर पाते हो 2-3 सालों के अंदर, ठीक है। रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, असली में तो रियल जीडीपी ही बताता है दोस्त, ठीक है, समझ आया। चलो जी, ये आपके पास जीडीपी वाले पॉइंट्स है, ये देखो वही वाले ये वाले पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन है, या आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल कोई चीज नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रियल जीडीपी का वैल्यू दे दिया, रियल जीडीपी कितना है भैया 500, नॉमिनल जीडीपी कितना है बेटा, सॉरी प्राइस इंडेक्स कितना है 125। तो देखो रियल जीडीपी कैसे निकाला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 विल गिव यू रियल जीडीपी, है ना। तो रियल सॉरी हमें क्या निकालना था, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये रहा ना, ये रहा सीधा, ये रहा हमारे पास, दैट इज 500 यानी कि रियल जीडीपी इनटू 125, जो मैंने यहाँ पे देखो ना ये फॉर्मूला लगा दो, 500 इंटू 125 अपॉन 100, 500 इंटू 125 अपॉन 100 विल गिव यू नॉमिनल जीडीपी, आ जाएगा दैट इज 625 करोड़, 625 करोड़, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, ठीक है, समझ आ गया बच्चे। इसी के साथ वी हैव योर जीडीपी डिफ्लेटर, जो मैंने तुम्हें बताया, ये एलिमिनेट करता है प्राइस चेंजेस को, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कितना डिफरेंस है, जैसे 2 गुना प्राइसेस बढ़ गई है, इसने बताया हमें। इसमें हमारे पास एक जीएनपी डिफ्लेटर भी होता है, जीडीपी की जगह नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला तो फिर भी सेम रहेगा ना,
जीएनपी डिफ्लेटर में नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी, बस नाम चेंज हो रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, तुम देख रहे हो। तो बहुत प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। जीएनपी लिख दिया जीडीपी की जगह, तो क्या क्या हो गया, ठीक है भाई, वैल्यूज तो वैसे भी दे रहे हैं ना हमें सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है चीजें, ठीक है। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो जी, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, और बस ये खत्म ही हो गया है। देखो अब एक लास्ट एक मुद्दे की बात आती है, ये भी इनफैक्ट आपसे काफी पूछा जाता है, क्या जीडीपी वेलफेयर को शो करता है? तो हम एक स्ट्रिक्टली ये बोलेंगे कि हर बार नहीं। क्यों? देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ना मतलब वेलफेयर नहीं होता। कैसे? कुछ हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं, कुछ रीजंस हैं। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मान लीजिए हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा ज्यादा आता जा रहा है, और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो ये इनकम जो डिफरेंस आ रहा है, ये वेलफेयर को शो नहीं करता, ये बताता है कि भैया आपका देश विकास तो कर रहा है लेकिन इनकम डिस्पैरिटीज हो रही है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, इसलिए ये वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है। जीडीपी बढ़ने की वजह से वेलफेयर नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, चेंज इन द प्राइसेस। मान लीजिए जो मैंने भी आपको बताया कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारी अगर नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिख रही है या जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो क्या ये असली में वेलफेयर को शो करता है? नहीं। अगर प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है तो ये कहां से वेलफेयर हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन प्राइसेस भी वेलफेयर को नहीं शो करता। दूसरी चीज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जैसे कि घर में माँ बाप की सेवा करना, घर में अच्छा खाना बनना, मम्मी जो है हमारे ख्याल रखनी है, ये सब क्या, ये वेलफेयर की एक्टिविटी होती है, वेलफेयर करता है, हमारे घर का ख्याल रखना वेलफेयर का ही तो काम है। क्या इससे जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है? लेकिन घर में मम्मी जितनी मेहनत करती है, क्या उसको हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं करते। घर में जितना भी खाना बनता है, सफाई होती है, सर्विसेज दी जाती है मम्मी के द्वारा, क्या हम उस सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जीडीपी में? नहीं। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है लेकिन फिर भी हमारा भला करता है। तो देखो, जीडीपी बढ़ा नहीं लेकिन वेलफेयर फिर भी हो गया, तो दोनों सेम नहीं हो रहे, यहां पे लिंक नहीं है। दूसरा, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है हम कुछ हमारे एनवायरमेंट में ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी ना हमें कभी पनिशमेंट दी जाती है, कुछ ऐसे क्राइम तो नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे बुरी चीजें कर देते हैं जिसे हम बैड एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसका हमें पेनल्टी नहीं भरना पड़ता लेकिन फिर भी वो समाज के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि फैक्ट्रीज में हम प्रोडक्शन करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उससे धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, क्या उसके लिए हमें पेनल्टी दी जाती है? नहीं दी जाती। ये तो हर आदमी कर रहा है, कचरा फैलाता है, कचरा फैलाने का पेनल्टी कोई नहीं भर रहा है। लेकिन क्या आप समाज को गंदा करते हैं? क्या वेलफेयर करते हैं? आप वेलफेयर नहीं करते, ठीक है। प्रोडक्शन करने से भी आपका धुआं होता है, तो प्रोडक्शन जीडीपी को बढ़ा रहा है लेकिन क्या इससे पेनल्टी दी जा रही है? क्या आपको नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान हो रहा है सर, ठीक है। पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क, ये सरकार द्वारा पब्लिक पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, इसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। सरकार द्वारा पब्लिक पार्क बनाए जाते हैं, जो रोडे होते हैं, जंगल होते हैं, ये लोगों को हेल्थ बेनिफिट देते हैं, लोग वहां पे वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, हेल्थ को बेनिफिट करते हैं। मतलब इसका ना आपको क्लैपिंग मिलेगी ना आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको पेनल्टी नहीं भरनी पड़ रही है, लेकिन आप अगर पब्लिक पार्क बना देते हो तो आपको वाहवाही भी नहीं मिल रही है, लोगों का इससे वेलफेयर हो रहा है। तो इससे प्रोडक्शन जीडीपी नहीं बढ़ा हमारा कहीं भी, लेकिन कहीं ना कहीं वेलफेयर हुआ और नहीं हुआ। बैड एक्सटर्नैलिटी वेलफेयर नहीं करती, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हमारा वेलफेयर करती है, भले ही जीडीपी पे इंपैक्ट ना हो, ठीक है। प्रोडक्शन पार्क बनाने से जीडीपी में क्या इंपैक्ट होगा? कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, 8% से पॉपुलेशन बढ़े और 6% से जीडीपी बढ़े, मतलब हम दुगनी स्पीडों से हमारा प्रोडक्शन है लेकिन हम सामान का प्रोडक्शन नहीं बना पा रहे हैं। तो यही एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है दोस्त। इसी को हम कहते हैं यहां पर जीडीपी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हमें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कॉम्पोजिशन क्या बताता है? जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन बहुत कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वॉर गुड्स, मशीनें, एम्यूनेशन। जंग पे लड़ने जा रहे हो, जंग पे जाने से किसी भी देश के लोगों का भला होता है क्या? उनकी मौत होती है, उनको इंजरीज होती हैं और उनके मन में डर बैठा रहता है, वो काम धंधा छोड़ देते हैं, इकोनॉमी बहुत साल पीछे चली जाती है। ये हमारे कितने सारे इंपैक्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर हम गोला बारूद बना रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये वेलफेयर कहीं से नहीं है दोस्त। तो जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर नहीं होता, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट से,
ठीक है, तो आपके पास जब भी है ना क्या जीडीपी वेलफेयर होता है क्या, यही बात है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आना और बोलना कि हर बार नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे हम डायरेक्टली इसको लिंक नहीं कर सकते, क्लियर। एंड एक वन लास्ट छोटा सा एक छोटा सा पॉइंट है, स्टार पॉइंट, दैट इज व्हाट इज ग्रीन जीएनपी। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जब आप नेशनल इनकम निकालें या जीडीपी निकालें या जीएनपी निकालें, तो उसमें जैसे मान लीजिए यूएस 1000 करोड़ रुपए का सामान बनाता है साल भर में, लेकिन सामान बनाने के लिए जैसे उसने फर्नीचर बनाया, कुछ उसने गाड़ियां बनाई, कुछ बिल्डिंग बनाई, तो उसने बिल्डिंग बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए और क्या बोलते हैं अपना फर्नीचर बनाने के लिए उसने पेड़ काटे होंगे। जिन जगहों पे बिल्डिंग बन रही है वहां पे फॉरेस्ट हटाया गया होगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, है या ना। लकड़ियां काट के यानी कि पेड़ काटे गए, तो आपने जो फॉरेस्ट एरिया है उसको नुकसान पहुंचाया, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आपके प्रोडक्शन करने से आप हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करते हो, हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हो। ऑब्वियस सी बात है, अर्बनाइजेशन होगा, आप जंगल काट के बिल्डिंग बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रक्ट तो कर रहे हो। ऐसा भी क्या नेशनल इनकम, ऐसा भी क्या प्रोडक्शन जिससे कि आप समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। तो आपको ये कहा गया है, इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जितने की वैल्यू का आप सामान बनाओ, उसमें से आपने कितने करोड़ का डैमेज किया है एनवायरमेंट में, उसको माइनस करो, और फिर जो बचे वो रियल आपकी नेशनल इनकम होनी चाहिए। कितनी अच्छे कॉन्सेप्ट है। देखो ये बोल रहा है कि भैया अगर तुमने 1000 करोड़ का सामान बनाया ना, लेकिन 100 करोड़ का तुमने एनवायरमेंट को अगर डैमेज भी किया है, तो इसको निकालो, जो 900 करोड़ तुम्हारा आएगा ना, वो असली नेशनल इनकम या जीडीपी होगा। यानी कि इसे हम सस्टेनेबल इनकम कहते हैं। ये सस्टेनेबल इनकम है जो सस्टेन करेगी, ठीक है, समझ आए। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत इजीली आपके टॉपिक बन भी गए होंगे। ये कोशिश यही रही है इस पूरे चैप्टर की कि आपको बहुत आसानी से मैं सारे टॉपिक समझा सकूं और उसके साथ साथ आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही आसान लगे। एक चीज इंपॉर्टेंट नोट, ये क्वेश्चंस आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप इसकी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हो। इसमें से आपको एक फॉर्मूला आएगा ही आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। जीडीपी वेलफेयर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनफ है, लेकिन प्रैक्टिस के तो आपको ही करनी पड़ेगी, या आप दूसरे हमारे वीडियोस देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट डाउन बिलो तुम्हें वीडियो कैसा लगा, आंसर्स भी लिख के जाना, मैं देखूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।